गुड इवनिंग पतोई। हेलो, आवाज आ रहा है पतोई आपको? क्या हुआ? क्या मैं मेरा आवाज सबको आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, एक बार कंफर्म करोगे? यस सर। यस स्टार्टेड। सर। ठीक है। ठीक है सर, चलो। तो बेसिकली आज का क्लास जीएसटी क्लास है, लास्ट वीक नहीं हो पाया था। वो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो ऑफ किया। तो एक्चुअली जीएसटी में हम लोग लास्ट कुछ वीक से क्या पढ़ रहे हैं बोलो तो? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। ये तूने इनपुट आईटीसी का क्लास किया है अभी? हाँ। ऑफलाइन क्लास किया है? ऑनलाइन में किया था। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आईटीसी ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है, कोई बात नहीं, बाद में करेगा। अभी जितना समझ में आता है समझ, इसके बाद फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर आईटीसी बाद में समझेगा। वैसे थोड़ा सा तो मुझे रिकॉल कराने के टाइम पे समझ आ ही जाता है ना? रोज का काम है, माथा खराब कर देगा। रोज आओ, माथा दर्द करो और घर जाओ। ऐसा देख, इन सिंपल आईटीसी क्या है रोज बताते हैं, बोर हो जा। हर्ष, देख बेसिक समझा रहा हूँ, 5 मिनट बताऊंगा। आईटीसी क्या है, जिस जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ेगा लास्ट टाइम पढ़ेगा सबको समझ आ जाता है। बस अंदर का बात भी मेन खेल है। ये तो बेसिक है, लेकिन कई बार ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तो वो बाकी चीज हमेशा आधा अधूरा सा फील हो। आईटीसी का मतलब वो आईटीसी कंपनी नहीं है। जैसे एक आईटीसी कंपनी है ना, किताब देखा किसका यूज कर रहे हैं? हाँ, कॉपी का फ्रंट पेज देखा, एकदम एकदम कवर पेज कवर पेज कवर पेज आईटीसी का है क्या? अच्छा, तो फिर नहीं है। वैसे एक आईटीसी का कॉपी भी आता है ना, वो क्लासमेट का, वो नहीं। ये आईटीसी क्या है? इनपुट क्रेडिट है। यहाँ पर इनपुट का मतलब क्या होता है? परचेज। एक्चुअली ये जो हमारा देश चलता है ना, सरकार, ठीक है, सरकार हमसे पैसा लेता है सर। किस मामले में? टैक्स के मामले में। कितना पैसा लेता है सर इसमें से? ऐसे तो ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट डेटा हम लोग बजट के क्लास में समझाए थे। जीएसटी में कम से कम 18% हो गया ना। हाँ, ये देखो, जीएसटी से गवर्नमेंट 6.1 ट्रिलियन, ये थोड़ा पुराना डेटा है 2020 का। करेंटली तो और ट्रिलियन बढ़ गया होगा, मैंने ये आई थिंक अभी 8 ट्रिलियन हो गया होगा। इतना कमाता है सरकार, 8 ट्रिलियन। समझ रहे सर? मैंने मिलियन बिलियन फिर आता है ट्रिलियन। ठीक है। सर इतना कमाता है, हम लोग को भी थोड़ा दे दे। अरे सर देता है, हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं देगा तो और कहाँ जाएगा? हाँ, कुछ करप्शन से वो अलग बात है, लेकिन ये इतना बड़ा देश चल रहा है, ऐसे थोड़ी चल रहा है। तो ये जीएसटी जो परसेंटेज देख रहे हो ना, ये सरकार का टोटल इनकम का अप्रोक्स करंट बजट के हिसाब से 18%। माने अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाता है तो 18 टका जीएसटी से कमाता है। ठीक है। इसमें टोटल अगर 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, ये 1 ट्रिलियन का मतलब होता है। तो 6 ट्रिलियन माने 6 लाख करोड़। समझ रहे सर? तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। उसमें ये देख सकते हैं आप, ये 2020 का डेटा है, इसमें ग्रॉस रिसिप्ट किया था 33.5 ट्रिलियन जीएसटी से, सॉरी ओवरऑल टैक्स है। इसमें सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया था 6.5 ट्रिलियन, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था 27 ट्रिलियन। ये सिर्फ सरकार का इनकम है। उसमें से मैक्सिमम इनकम कहाँ से आता है? ये ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये सब टैक्स इनकम है। और बाकी जो तुम थोड़ा सा पिंक और ये हरा भरा देख रहे हो, ये सब नॉन टैक्स इनकम है। तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। समझे? सब एकदम लुटिया गुल हो जाएगा। तो हमारे भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास तो दुबई जैसा तेल का खान नहीं है ना, तो हमारा तेल, सरकार का तेल का खान, भारत सरकार का तेल का खान हमारे देश का जनता ही है। मार्केट बहुत बड़ा है, यही तेल का खान है। सबको सबको अलग अलग दिया है। दुबई को तेल दिया है तो मार्केट नहीं दिया, और हमें तेल नहीं दिया तो बड़ा बड़ा मार्केट दिया। इतना मार्केट की हर कोई बोलता है कि इंडिया में इन्वेस्ट कर।
आज के डेट में सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है वर्ल्ड में? इंडिया। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, ग्रोइंग माने फास्टेस्ट ग्रोइंग। लेकिन क्या तेल है हमारे पास? नहीं है। लेकिन तेल का कंजम्पशन है, हम तेल कहाँ से लाएंगे? देश का पास तो उतना है नहीं, जितना है उसमें देश का हार्डली 10% कवर हो जाए। जैसे बॉम्बे हाई में थोड़ा तेल मिलता है, आसाम में थोड़ा सा मिलता है। हाँ, कृष्णा नदी के आसपास वही आंध्र प्रदेश के, यहीं पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा है, रिजर्व्स है, तो बहुत ही कम, मैंने हार्डली 8 to 10%। टान टून के, हाँ, मैंने जिस हालत से पॉपुलेशन से, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। ठीक है, दो चार और भी डिस्कवरीज चल रहा है, अगर मिल जाए तो किस्मत अच्छा है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, जो है। ठीक है, उल्टा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। ये फॉसिल फ्यूल ना दुनिया को बर्बाद करके रखा है। अगर ये तेल का आविष्कार ना होता ना, माने तेल तो पहले भी था, लेकिन तेल का यूटिलाइजेशन अगर हमें नहीं पता होता, तो शायद आज दुनिया इतना गंदा हालत में ना होता और क्लीन होता। ठीक है, पर स्विट्जरलैंड इसका तो निकाल के रखा है। क्या निकाला है? मतलब बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पर वेस्ट जनरेट होता है ना, हम्म तो हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं हम्म लैंडफिल्स में, हम्म और ज्यादा कुछ कर दे सकते हैं। हम्म लेकिन दुबई सॉरी स्विट्जरलैंड लोग क्या करता है, वहां पर आपको एक भी वेस्ट नहीं है, वो लोग वेस्ट रखता ही नहीं। क्या करता है उसको? एनर्जी में बदलता है, सारा वेस्ट को वो लोग हीट करते हैं, हीट करता है, मैंने तपाता है। जला देता है। अच्छा उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पूरा स्विट्जरलैंड। अच्छा। पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट, पूरा वेस्ट खत्म हो जाता है। जलने से जब धुआं निकलता है, हम्म जलने से जब धुआं निकलता है उसको फिल्टर करता है। अच्छा। तो हाईली इन्फ्लेमेबल, हाँ हाँ, टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है उसमें। बहुत टॉक्सिक, उसको फिल्टर करता है। अब फिल्टर करने के बाद फिल्टर के क्या है वो देखता है। और तीसरा चीज, जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो भी तो टॉक्सिक है, उसको रोड बना देता है। हाँ। ये तो इंडिया में भी चालू हो गया। ये जितना वेस्टेज का प्लास्टिक्स वगैरह होता है ना, आजकल देखना तुमको रोड साइड में प्लास्टिक बहुत कम दिखेगा। स्वीडन है, आई डोंट नो, स्वीडन। हाँ स्वीडन होगा। वो क्या करते हैं वो लोग, जो भी प्लास्टिक वगैरह है ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नहीं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। ये लोग बिटुमेन जैसे रोड बनता है उसमें मिला के रोड बनाते हैं ऑलरेडी। ये लोग ज्यादा स्ट्रांग। हाँ, इस पे एक चीज है, इंडिया में इसका एक ही चिंता है। ऑलरेडी बैंगलोर में एक रोड बना है ऐसा, ये इनिशियल स्टेज में है। जो ठंड कंट्री होता है ना, माने कूल कंट्री होता है, जहाँ पर इतना गर्म नहीं पड़ता, वहां पर तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ पर गर्म बहुत होता है, 45+ टेम्परेचर चले जाते हैं, तो वहां पर चिंता ये होता है कि जब तुम बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स रोड में यूज करोगे, तो जो हीट उठेगा वो टायर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम रास्ते में उड़ सकते हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा गाड़ी जा रहा है, क्या रोड बना, हाँ, बारिश में कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा बात है। लेकिन पता चला कि रोड से इतना हीट हो रहा है जो तुम्हारा टायर को गला दे रहा है, नॉर्मल गाड़ी का जो बैलेंस है बिगड़ रहा है। तो ये अभी बेसिकली एक मैंने कुछ किलोमीटर में किया है, जहाँ से नॉर्मल होता है, और वो एरिया ऐसे एरिया में किया है जहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं है। ऐसे बैंगलोर में क्यों किया? क्योंकि बैंगलोर इज नॉट टू हॉट। भारत में जितना बड़ा शहर है उसमें से सबसे शानदार, बड़ा शहर में सबसे शानदार वेदर बैंगलोर में है। मैंने ऑलवेज एक 30 to 35 के बीच में ही रहता है, 40 नहीं जाता है बैंगलोर का टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज वाई ये नितिन गडकरी ने बैंगलोर में इसको प्रोजेक्ट के तौर पे किया। अगर मानो कोलकाता में करेगा, दिल्ली में करेगा, कोलकाता में तो फिर भी कुछ दिनों का है, दिल्ली में करेगा तो फिर उड़ेगा ऐसे रास्ते में, है ना। चेन्नई में तो गर्मी बहुत होता है ना। बॉम्बे में भी कोलकाता जैसा ही है ना, बट फिर भी वो भी ह्यूमिड वेदर है। ठीक है, सो अब जो स्विट्जरलैंड स्वीडन कर सकता है, शायद हम लोग ना कर पाए, लेकिन कुछ और कर सकते हैं, कुछ और कर सकते जैसे हैं। हम लोग मैनेज करके सीखा है, जिस तरह से वो लोग वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग 10% मैनेज करते हैं बहुत होता तो हम लोग वेस्ट रिडक्शन बहुत कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास सोर्सेस है, ना ही हम लोग के पास आइडियाज है, और ना ही उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि हम लोग उसको करें थोड़ा। ये एग्जांपल्स ले सकते हैं पर इंप्लीमेंट कहाँ करें। इम्प्लीमेंट का एक तो बोला बोल के मेरे को याद आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कभी भी तुम लोग जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए, मेरा भी इच्छा है, मैं अभी तक नहीं गया पाया, शायद बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे।
तिरुपति बालाजी, ठीक है। तिरुपति बालाजी जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। Yes, sir. तिरुपति बालाजी में ऐसे तो बहुत पहाड़ के ऊपर है वो, लेकिन बालाजी टेम्पल वहां पर जो भी टूरिस्ट नहीं बोलेंगे, तीर्थ यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री जाते हैं तो वहां पर जितना भी होटल्स है ना, माने होटल्स बने जहाँ पर लोग जाके धर्मशाला वगैरह जो भी होता है रहते, वहां पर जितना होटल्स है या जो भी गेस्ट हाउस है वहां पर जितना वेस्टेज होता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं उसको ना रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उससे जो गैस प्रोडक्शन होता है उससे एक्चुअली वहाँ का कुकिंग का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और ये बाकायदा वहां पर हो रहा है, और ये आज से नहीं बहुत दिनों से हो रहा है, कम से कम 10 साल 15 साल हो गए। समझ रहे हो? तिरुपति बालाजी में बहुत कुछ होता है जो ये साउथ इंडिया ही कर सकता है। तिरुपति बालाजी में जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे आप लड़की लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ, जैसे या फिर लड़का लोग भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे मेरे जैसा टकला लोग, ठीक है, बाल लगाते ना फॉल्स, ठीक है, तो तिरुपति बालाजी में साउथ इंडियंस का कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग बाल को कंप्लीटली डोनेट करता है ना, इवन लड़की लोग भी करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो नॉर्थ में लोग सोच भी नहीं सकते कैसे लड़की लोग बाल को पूरा डोनेट कर दें। तो वहां पर एक्चुअली जो बाल डोनेट होता है ना, वही बाल को बाद में रिफाइन करके, मैंने क्या बोलते हैं उसको, Process. प्रोसेस्ड करके, ये सब जो अमेजन में मिलता है ना, जो एकदम देखने में ओरिजिनल है, लोग शादी में पहनते हैं, बड़ा बड़ा खोपा बनाते हैं, ठीक है, टकला लोगों के लिए विग बनता है, ठीक है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, Yes, sir. $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और आज के डेट बहुत होता है, ठीक है, और ये कहाँ से होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा है। ऐसे तिरुपति बालाजी बहुत चीज करते हैं जो हमें समझ नॉलेज नहीं है, हमें लगता है एक मंदिर ही है, लेकिन मंदिर के आड़ पे और भी कितना सारा चीज, और वो भी बहुत अच्छा है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना हो जाता है। जो भी हो, हम लोग स्विट्जरलैंड डेनमार्क बनेंगे, बहुत बहुत मतलब उसमें मतलब चैरिटी भी करता है, सुनने में जितना आता है। काफी काफी चैरिटी करते हैं। अगर खाने पीने का बात किया जाए तो फ्री में अगर कुछ दिया गया तुम शेयर भी डोनेट करते हो, तिरुपति बालाजी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बकायदा रहता है, मैंने ऐसे कोई मंदिर को कम मिलेगा जहां पर तुमको सीएसीए में मिलेगी, तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट में सीएसीए में रहता है, क्योंकि इतना फंड को मैनेज करने के लिए ये सब नॉर्मल बीकॉम एमकॉम से नहीं होता, सीरियसली, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि तिरुपति बालाजी ऐसा एक ट्रस्ट है जो शेयर भी डोनेशन के तौर पे लेता है। सपोज आपके पास मानो रिलायंस का शेयर था, जब रिलायंस का दाम था मानो 100 रुपीज, अभी रिलायंस का शेयर चल रहा है 3,000 टका। अब आपका जाने का टाइम हो गया, लेकिन आपको ये शेयर अपने बच्चे लोगों को भी देने का मन नहीं है, और आपका हो सकता है बच्चा बच्चा है नहीं, ठीक है, फैमिली कोई है नहीं, लेकिन आप चाहते हो, ऐसे आपका मन खत्म हो गया, पैसे से मन उठ गया है, ठीक है, बहुत पैसा देख लिया, बहुत पैसा से जी लिया, अब मन कर रहा है कि कुछ दान करें, तो ऐसे कहाँ करेंगे, इससे अच्छा डोनेट करते हैं। तो तिरुपति बालाजी में पूरा का पूरा आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो तिरुपति बालाजी के नाम पे। तो ये प्रोसेस तो नॉर्मल कोई लोग नहीं कर सकता। हाँ, तो वहां पर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको पूरा शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस पता हो, कंपनी लॉ का रीजंस पता हो, है ना, सेक्रेटरी है ठीक है। तो सीएस भी रहता है, सीएमए भी रहता है, सीए भी रहता है। आपको क्या लगता है मंदिर है बस? अंदर ही अंदर में, अंदर ही अंदर बहुत चीजें हैं, समझा जरा सा। नहीं तो तुम बोलो डोनेशन में शेयर कौन लेता है, नॉर्मल मंदिर, वो तो बस चढ़ा हुआ नारियल लेगा, पैसा दक्षिणा पेटी बॉक्स में डालेगा, काम खत्म, है ना। ये ऐसा मंदिर है सर, ऐसे और भी 4-5 मंदिर है जहाँ पर ये सब सिस्टम चलता है, बट ये रास्ता तिरुपति बालाजी नहीं दिखाया। महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट, साईं बाबा के नाम पे, शिरडी वाले साईं बाबा, ठीक है। तो ये शिरडी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट बॉन्ड इशू किया था। उल्टा है, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट साईं बाबा ट्रस्ट से लोन लिया था, उस पुणे के और नासिक के आसपास के जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि सरकार बोला कि हम आपसे लोन लेते हैं, आपको ब्याज समेत वापस करेंगे। तो ट्रस्ट ने बोला हमें ब्याज नहीं चाहिए, ठीक है, बस आप मंदिर के लिए, क्योंकि एक मंदिर को ब्याज का खेल खेलना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, तो इसलिए उन्होंने बोला हमें ब्याज नहीं चाहिए, आप बस मंदिर डेवलपमेंट के लिए बाद में कुछ कर देना। समझ रहे सर? तो वो लोग ऐसे, माने उसको क्या बोलते हैं, कैश में नहीं काइंड पे ले लेगा, कैश पे नहीं काइंड पे ले लेगा। तो सरकार ने 5 साल का बॉन्ड लिया था, 5 years का, कम से कम हिसाब होगा
300 से 400 करोड़ का। हाँ, तो क्या तुमको क्या लगता है 300-400 करोड़ दिया है, और कितना होगा? और कितना होगा? मैं खुद वैष्णो देवी मंदिर में, उसका कैश काउंटर पहाड़ के एकदम ऊपर है, जहां पर माता जी का गुफा है, गुफा के पास ही था जब मैं 2006 में देखा था। ऐसे उसके बाद भी मैं गया, मेरे को और वो दिखा नहीं उधर। तो वो गुफा के पास मेरे को कैश काउंटर दिखा था, जहां पर सारा डोनेशंस को काउंटिंग किया जाता है। बस वो घर के अंदर कैसे घुसते हैं उसका गेट समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें पैसा का पूरा बंडल पे बंडल, जैसे पेपर जैसे बंडल पड़ा होता है ना कई जगह में, वैसा नोट का बंडल पड़ा है, पूरा पूरा रूम भरा पड़ा है, पूरा रूम। और दो बंदा बैठा है काउंट कर रहा है, और ट्रस्ट के जिस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं ऐसे करते हैं। बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बट ये जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट में, जगन्नाथ मंदिर का ट्रस्ट तो सरकार कंट्रोल करता है, ओडिशा गवर्नमेंट। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में भी है कालीघाट और दक्षिणेश्वर, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। बट ओडिशा में एक बहुत अच्छा चीज नवीन पट्टनायक जी ने किया था, ये मंदिर में डेली कितना डोनेशन आता है, वो बकायदा ग्रैंड रोड में, मैंने पुरी का जो ग्रैंड रोड है, ग्रैंड रोड में स्क्रीन में दिखाता है कि आज इतना डोनेशन पड़ा है। आप अगर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने, ग्रैंड रोड बहुत सुंदर जगह है ऐसे, वहां पर रेस्टोरेंट में बैठ के मानो खाना खा रहे हो, और ग्रैंड रोड में आप देख पाओगे स्क्रीन में कि आज मंदिर को कितना पैसा मिला है। ये मुझे फर्स्ट टाइम पुरी में ही दिखा, और मेरे को बहुत खुशी हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ देख के कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। मैंने, चलो अंदर जो चल रहा है चलने दो, ऐसे अंदर प्रॉब्लम है, आई नो दैट, तुमको और अच्छा पता चलेगा बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट स्टेट और खबर लगा सकते हो। अंदर प्रॉब्लम हर जगह में कम बेसी है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं एक बार देखा था जब, पुरी में बहुत बार गया, तो मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं जब रेस्टोरेंट में खा रहा था और ग्रैंड रोड में देख रहा था, उस दिन 25 लाख का डोनेशन आया था, 25 लाख उस पर्टिकुलर डे का, वो हर दिन का दिखा था कि डोनेशन रिसिप्ट मंदिर ट्रस्ट में वो दिखाते, उड़िया में दिखाते हैं, इंग्लिश में दिखाते। ये भारत है सर, कहाँ पैसा मिलेगा पता करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी मंदिर खोल लोगे चलेगा, नहीं चलेगा, वो कुछ आस्था का विषय है। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जो भी हो, पॉइंट इज दैट कि चलो मंदिर वगैरह का काम छोड़ो फिलहाल, फिलहाल इतना समझो, ये जैसे कुछ लोग हैं ना मंदिर के अगेंस्ट में बात करते हैं, उनके दिमाग में कुछ है नहीं। अगर होता ना, भारत में रह के एंटी टेम्पल बात कभी नहीं करता, दिमाग सच में नहीं है इनको, ना तो फाइनेंस पता है, ना तो पॉलिटिक्स पता है। अगर होता सच में नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली देश चलाने के लिए पैसा का जरूरत है ना। कौन सा एक घर नहीं चलता बिना पैसा का, तो देश कैसे चलेगा? तो जहां पैसा है वो सोर्स को तुम बंद करेगा। इंसान के डेवलपमेंट में मंदिर का चीज भी तो मंदिर के डेवलपमेंट में आएगा, इंसान के काम पे ही आता है। अमृतसर का लंगर देखो कभी, इतना डोनेशन पड़ता है, और किस तरह से चलता है इतना बड़ा ट्रस्ट। ये भारत है, ये यहीं पर ऐसे, यहाँ पर चीजें ऐसे ही काम करता है। और तुम बोल रहे हो कि नहीं हमें मंदिर नहीं चाहिए, या फिर जो मंदिर बना रहे हैं तुम उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि मुझे मंदिर के बदले हॉस्पिटल चाहिए। अरे भाई, लोग हॉस्पिटल में पैसा नहीं देगा, मंदिर में देगा, और उस मंदिर के पैसे से हॉस्पिटल बनेगा। पटना का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, पटना का सबसे बड़ा, नहीं कैंसर हॉस्पिटल नहीं, मैंने, एक मंदिर है पटना में जहां से इतना ट्रस्ट में पैसा आता है, आई थिंक गुरुद्वारा है कोई, ठीक है, उस पैसे से पटना में कितना हॉस्पिटल चलता है तुम बिलीव नहीं करोगे। खबर लगाओ पता चलेगा। हाँ, बहुत पैसा आता है। एक मंदिर भी है जहां से पूरा बिहार में मैक्सिमम हॉस्पिटल को डोनेशन मिलता है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। सर ये जो लोग बोलता है ना, ये लोगों को खुद नहीं पता कि देश का इमोशंस कहाँ है। यही तो एक सेम चीज, वो जो है एक, हम तो यही मौके पे बोल जाते हैं, गुरु है जो भागवत करवाते हैं ना, उसको बोल रहा था कि जो पीएम मोदी बना रहा है ये अयोध्या, अयोध्या में राम मंदिर, क्या जरूरत है? क्यों वो 100 करोड़ से ज्यादा ओपन बजट में लोग इतना मंदिर बनाने में पागल है? एक हॉस्पिटल वाला को कितना पीरियड लगता समझ रहे हो ना, एक पता ही नहीं है, और या तो पता है जबरदस्ती विरोधीगिरी करता है।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं किसी के फेवर में भी नहीं बोल रहा हूँ, अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको देश का कनेक्शन बता रहा हूँ, और विद प्रूफ आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको और पता लग जाएगा। हॉस्पिटल और जो कि टेम्पररी ट्रस्ट, ये तो एक वजह सोर्स ऑफ फाइनेंस। और क्या, और जो डॉक्टर करके बैठा है उसके पास फाइनेंस पढ़ाई है, फिर आ जाता है दुबई, दुबई एक इस्लामिक नेशन है, उसको भी पता चल गया कि ये भारत का लोग यहाँ पर काम करने आता है, अगर इनको ठीक रखना है तो मंदिर बनाना चाहिए। जो दुबई एक कट्टर इस्लाम कंट्री है, मैंने वहीं से तो इस्लाम का जन्म हुआ है। कट्टर नहीं वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कट्टर पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है। इस्लाम का जन्म उसी में हुआ है, वही उसी कंट्री में मंदिर बना है, हाँ, स्वामीनारायण टेम्पल बना है, ठीक है। और वो टेम्पल बनने के बाद दुबई में बारिश पे बारिश होते जा रहे हैं। इस बार तो इतना बारिश हुआ दुबई में कि दुबई ने मतलब कम से कम लास्ट 70 साल में इतना बारिश कभी नहीं देखा। चाहे रीजन कुछ भी हो, अब मंदिर से जोड़े ना जोड़े आई डोंट नो, जियोग्राफिकल रीजन के साथ इसका कनेक्टिविटी करना नहीं सही नहीं है, लेकिन वो लोग भी पागल हो रहे हैं कि इतना बारिश कहाँ से आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि इस्लामिक नेशंस भी मंदिर का जरूरत समझ सकता है, और हम लोग मंदिर वाला देश होकर भी मंदिर का जरूरत को समझने में विरोधिता करते हैं। क्या बताएं, इन लोगों को दुबई भेजना चाहिए सबको। हाँ बहुत लोग जाते हैं, पाकिस्तानी और भारतीय तो चलाते हैं दुबई को। इवन काउंट हुआ है कि दुबई का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडियन उधर रहते हैं। कुवैत में भी ओरिजिनल कुवैती से इंडियंस ज्यादा रहते हैं कुवैत में, नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंटिंग। सिंगापुर में भी ओरिजिनल सिंगापुरियन से इंडियंस या बाकी देशों का जो लोग है वो ज्यादा रहते हैं वहां पर। और ऐसे भी भारत में इतना लोग हैं, अगर एक तबका चला जाए भरा देगा हर जगह। छोड़ो ये सब बातें, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जीएसटी बुरा मान जाएगा, आईटीसी खत्म करना है मुझे। अच्छा, आईटीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी से कितना कमाते हैं आपको एक आइडिया मिला। जैसे मानो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि मानो आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, मैंने बेसिकली ये नॉर्मली किसके लिए है, बी टू बी केस में, बिजनेस टू बिजनेस। आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जैसे ए बी सी, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है। 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज, मैंने जो जितना का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, मानो कि आप उसमें टैक्स पे करते हो कितने का, 100 का। बी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो कितने का, मैंने सॉरी जीएसटी पे कर रहे हो, प्रोडक्ट का दाम जितना है उसके ऊपर जीएसटी दे रहे हो। मैंने अगर 1000 का प्रोडक्ट है, 1000 का कितना परसेंट में 120 आएगा, 12% में, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जीएसटी है, 80 टका जीएसटी है। तो प्रोडक्ट परचेज के टाइम पे तुमने 100, 120, 80 करके जीएसटी दिया, तो ये परचेज जीएसटी है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं प्यार से, इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे प्यार से, इनपुट टैक्स माने परचेज टैक्स। और जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी बन रहा है उसका अमाउंट है 450, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो सरकार बोलता है कि ये 450 हमें पे करो, क्योंकि सेल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, वही सरकार हमें मांगता है। लेकिन सरकार ये पूरा पैसा नहीं मांग सकता, क्यों, क्योंकि मैंने परचेज के टाइम पे जो टैक्स एक्चुअली मेरे पॉकेट से पे किया, मेरे को सरकार उसको क्रेडिट के रूप में देता है। तो 450 टका कॉन्सेप्ट इज लाइक कि मैंने किसी को कुछ चीजें बेचा, उसमें मेरा टैक्स हुआ 450, 450। सरकार हमें मांग सकता है कि 450 पे करो, लेकिन मैंने अपने परचेज के टाइम पे जो टैक्स दे के प्रोडक्ट को परचेज करके लेके आया, वो टैक्स का अमाउंट हमें क्रेडिट के रूप में मिलता है। एंड इसको प्यार से कहते हैं इनपुट क्रेडिट। और यही इनपुट क्रेडिट का कैलकुलेशंस करना टैक्स लायबिलिटी के लिए, जीएसटी लायबिलिटी के लिए एक बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट काम है। और इसी में सारा फ्रॉड भी होता है, और कोई 100-200 का नहीं, 10-10 हजार करोड़ का फ्रॉड होता है। ये भी मैंने इसी क्लास में, पिछले क्लासेस में दिखाया, कितना मैंने रेड पड़ता है, कितना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चलता है, कितना करप्शन है, इसके पीछे चार्टर्ड का दिमाग कैसे काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं, सभी चीजें बताया। इस दुनिया में जितना गंदा काम होता है वो दिमाग वालों के कारण ही होता है, मूर्ख लोग इतना गंदा काम कर नहीं सकता, ठीक है। मूर्ख लोग सारा दिन मेहनत करके रात को आके ना खराटे मारेगा, वो गंदा काम करने का सोचता भी नहीं है, ठीक है।
सारा दिन रिक्शा वाला सारा दिन पटेल करके उसका थकान कितना होता है, आएगा चावल खाएगा अगर बंगाल में है तो, और सोएगा, और एक नींद में सुबह होता है। और हम लोग जैसे जो सो कॉल्ड दिमाग वाले लोग हैं ना, ये लोग सारा दिन में मेहनत तो दिमाग का ही करता है, शरीर का मेहनत तो कुछ होता नहीं है। रात को नींद नहीं आता तो बैठे बैठे सोचता है कि कहाँ से 2 नंबर ही किया। गलत तो नहीं बोला सर? बिल्कुल सही है। इसलिए बंगाली में एक कहावत है, जो बंगाली वो थोड़ा बहुत बंगाली समझेगा, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा ही समझेगा, ठीक है। हाँ हाँ, पूरा ही समझता है ना, वो समझेगा, ठीक है। बोले कि खाली माथा शैतानेर बासा, खाली दिमाग शैतान का, बोलता है ना सर, ठीक है। ये हम लोग का यही चीज है। तो 450 में से 150 घटाओ, ये क्रेडिट है, सरकार के घर में 300 जमा करें, नहीं सॉरी, 450 में से, सॉरी सॉरी गलत बोला, 300 घटाओ, 300 क्रेडिट है, 300 क्रेडिट है, 100 120 80, 300 क्रेडिट है, बाकी 150 टका सरकार हम पे कलेक्ट करेगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैंने पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराया था, आईटीसी एडजस्टमेंट सिखाया था। लेकिन करेंटली हम लोग आईटीसी में जिस चीज में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनो। ऐसे करंट डिस्कशन चल रहा था ब्लॉक्ड क्रेडिट पे, माने देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसमें ना सरकार सेक्शन 17 के तहत आईटीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इस पे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करना चालू कर दिया है। आज कुछ प्रोडक्ट है ऐसा जिसमें ब्लॉक क्रेडिट, जैसे ऑलरेडी मैंने जिस पॉइंट पे बात किया वो था मोटर व्हीकल्स पे, है ना। मोटर व्हीकल्स पे मैंने पूरा बातचीत किया कि मोटर व्हीकल्स माने ये जो गाड़ी वगैरह होता है ना, गाड़ी के मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आता है, ये सब चीजों में आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में डिटेल्स में किया, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। आज का जो चर्चा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये व्हीकल्स पे और नहीं करूंगा, ये भी ब्लॉक क्रेडिट का ही एक पार्ट है, बट आज थोड़ा दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे आज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सर, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो लोग सोच रहे हो कि समझ में नहीं आएगा, उनके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो लोग पिछला क्लास नहीं करता है ना, वो लोगों को लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा रहो सर, देश का ही बात करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा लगता है, लेकिन थोड़ा बने रहो, गारंटी है समझ में आएगा। जैसे एक था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ही, जैसे एक मोटर व्हीकल्स था, ठीक है, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस, इसके ऊपर पूरा बात किया था। एक फूड बेवरेज के ऊपर था, ये भी बोला था क्या मैंने, फूड बेवरेज, फूड बेवरेज बोला था ना, चलो थैंक यू, फूड बेवरेज बोला था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाला नहीं बोला था, ये थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, ज्यादा टेढ़ा नहीं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि लैंड बिल्डिंग है ना। अब लैंड तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लैंड कंस्ट्रक्ट सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। जमीन बना सकते हो, जमीन घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जितना दिया है उतना ही ना। एक्स्ट्रा जमीन बना के दिखाओ कितना दम है इंसान पे। हाँ, समुंदर को जमीन बना सकते हो, हाँ, करके देखो क्या आता है। एक बंगाली गाना है बांग्लादेश का, सर आपको बात बात पे गाना बहुत आता है, ये बांग्लादेश का गाना है। गाना का मतलब अगर समझ लिया ना, जिंदगी आसान हो जाएगा। एक घर से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही याद आया, मेरे को कॉन्टेक्स्ट में ही याद आता है, ऐसे याद नहीं आता। तो पूछो कैसे, मेरे को अंताक्षरी खेलने के टाइम पे कुछ नहीं याद आता मेरे को कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन जैसे कॉन्टेक्स्ट में मेरे को बहुत आता है। तो ऐसे घर बनाने से ही एक गाना है, बांग्लादेशी गाना है, बंगाली गाना है, तो टोन भी बांग्लादेशी है, मैं समझा दूंगा, 2 लाइन है। बोलते हैं कि পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন, ঠিক है, ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।
समझा देता हूँ, हिंदी कर देता हूँ, डोंट वरी। दूसरे का जाएगा, दूसरे का जमीन। घर बना के मैं रहता हूँ, लेकिन इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल बातें हैं। हम लोग सब चीज को अपना अपना बोलते हैं, ये मेरा वो मेरा। जब आए थे तो पता था कौन सा तुम्हारा होने वाला है, पता था। और जब जाओगे, लेके जाओगे कुछ भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो भी घर बार जो भी हम लोग बनाते हैं, चाहे तुम बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना लो, 5 स्टार होटल बना लो, अपना अपना चिल्लाओ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब रेंटेड है। लेकिन ये इसका रेंट, ये एक्चुअली इसका मालिक कौन है? ऊपर वाला, ठीक है। दैट इज द रन। ये रीजन जो है, ये बेसिकली एक फोक सॉन्ग है जिसमें ये बताना चाहता है कि घमंड ना कर, कुछ भी तेरा नहीं है, जो मिला है मजा ले, लेकिन अपना अपना करके रिश्ता नाता खराब मत कर। इसलिए गाने का लाइन बहुत सुंदर है, बोलते हैं कि परेर जाएगा परेर जमीन, घर बनाई आमिर होई, आमी तो से जमीर मालिक घरेर मालिक ना। इसमें क्या होता है, रिश्ता नाता भी अच्छा रहता है, घमंड भी नहीं होता, ठीक है, और एक दूसरे के साथ रिश्ता नाता में भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये अपना अपना करके ही तो सारा खेल बिगड़ जाता है। क्या समझे? इसीलिए बोला जाएगा, समझ जिस दिन जाओगे, ये तो बस सुना मेरे मुंह से, जिस दिन इस बात को रियलाइज कर पाओगे, उस दिन बहुत अच्छा फील करोगे। चलो छोड़ो, ठीक है। लेकिन घर से याद आया तो बोला। एक दिन यहाँ इस एरिया में एक जन मेरे को बोलता है ऐसे, मेरे बिल्डिंग में इसका एक फ्लैट है, और आसपास में भी और 4-5 फ्लैट है। एजेड बंदा है, अप्रॉक्स 80 के आसपास, ठीक है। तो बिल्डिंग में कुछ इश्यूज को लेके थोड़ा सा बातचीत हुआ है, तो जिसमें मैं सहमत हूँ, ठीक है, क्योंकि अचानक से हुआ है और मेरा परमिशन के बिना हुआ है। तो मैं ऐसे ही मैम के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे को आके चिल्ला के बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उनको बोला, आपको मैं नहीं पहचाना, मेरे को नहीं जानते। वो देखो उधर मेरा फ्लैट है, इधर मेरा फ्लैट है, वो फ्लैट भी मेरा है, ठीक है। तो मेरे को ना पहले ना गुस्सा आया, फिर बाद में मैं सोचा, ठीक है, बाद में मैं सोचा अच्छा इसीलिए ये गाना का मतलब है। अभी वो बूढ़ा का तबीयत खराब इतना हो गया है कि जो घर यहाँ पर फ्लैट लिया ना, इसमें लाखों का फर्नीचर बनाया, देखने भी नहीं आ पाता। मेरे ऑपोजिट फ्लैट ही है, देखने तक नहीं आ पाता। बड़ा है चुपचाप, सड़ रहा है, वही वही पकड़, वही का घर बन गया। वही समझते हो ना, वही का घर बन गया, खटमल का घर बन गया, उसका घर नहीं है। मेरा ये फ्लैट है, वो फ्लैट है, लेके मर सारा फ्लैट। मैंने अभी ऐसा हालत हो रहा है कि वो फ्लैट में नहीं रहेगा, फ्लैट उसके ऊपर रहेगा। बहुत गुस्सा आया था मेरे को। वर्क कॉन्ट्रैक्ट बने कैसे होता है कि घर बनाने का काम दे रहे हैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, घर बनाने का काम दे रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे रोड बनता है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टरी का काम होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को भी हायर करके लेके जाते हैं, ये सब चीजें सर्विस के अंदर आ जाता है। तो इसका जीएसटी में कुछ क्रेडिट को ब्लॉक करता है गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे करता है? One major input service ITC on which is blocked is input service related to construction activity like construction of office building, फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा। बिजनेस का मैटर है, ठीक है। तो हम ऑफिस बिल्डिंग बनाएंगे तो किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, सीएसईएमए वाले तो कॉस्टिंग पढ़ता ही है। कॉस्टिंग में क्या रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के एक टॉपिक होता है, कर किए हो आप लोग? है अभी सिलेबस में? नहीं है? शायद हटा दिया होगा आपने। उसी के अंदर एक चीज रहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मैम को पूछना कि अभी है कि नहीं, अगर होगा तो जरूर मैम करवाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी इसी यस के अंदर सर, आता अच्छा है। सीएमए में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। सीएमए के अंदर है, सीए के अंदर है कि नहीं आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मानो मेरे को ऑफिस बनाना है, तो मेरे किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, तो वो मेरे से वो कॉन्ट्रैक्ट में लेके बिल्डिंग को बनाएगा। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उनके पास जो मैनेजर है वो भी लेबर चाहिए उनको, तो वो सारा लेबर को हायर करके लेके आएगा, फिर उनको पेमेंट करेगा, फिर पेमेंट के टाइम पे यहाँ पर भी जीएसटी का खेल रहता है, समझे। तो वही सब चीजें इसके अंदर आ जाता है। चाहे आप ऑफिस बिल्डिंग बनाओ, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाओ,
except in case of persons like builders, developers, contractors who are undertaking construction for others. माने बिल्डर का काम क्या है? बिल्डर क्या करता है? बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्डिंग बना के बेचते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई बिल्डर नहीं, मैं ऑफिस बनाऊंगा, उसके लिए मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। इसलिए क्या बोला कि मैं ऑफिस बिल्डिंग बना सकता हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग बना सकता हूँ, बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सन्स लाइक बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन फॉर अदर्स, उनको छोड़ के। However, ITC available for routine construction related to service like repairs, maintenance, renovations, etc. उसमें मिलेगा ITC। ये जो ITC अभी दिखा रहा था, ये सब में मिल जाएगा। मेंटेनेंस के लिए खर्चा करोगे, GST पे करोगे। मैंने अर्बन कंपनी को बुलाया, पेमेंट किया, मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया, GST भी पे किया, मिल जाएगा, उसका ITC मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसका ITC ब्लॉक करता है नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग बनाने के टाइम पे, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के टाइम पे। तो फिर सिंपली कहा जाए, broadly, ITC of construction service is not available when the expense are capitalized in the books of accounts. अगर वो आपका अकाउंटेंसी में आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हो, माने जो भी खर्चा कर रहे हो वो आपका क्या बन रहा है? कैश टू कैपिटल का एंट्री हो रहा है, माने आपका कैपिटल को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि एसेट बनेगा आपका उसमें, तो वो कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है। So here it needs to be noted that capitalizations of an expense does not depend on whether the taxpayers intends to avail ITC, but on the basis of accounting standards and GAAP. ठीक है, GAAP माने generally accepted accounting principles. इसके तहत इसको अकाउंटेंसी में क्या मिलता है? एंट्री मिलता है। अब पॉइंट इज दैट कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को CGST एक्ट में डिफाइन किया गया। थोड़ा समय दो, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा प्रोविजंस को बता रहे हैं, फिर जैसे एग्जांपल दो चार बात करेंगे ना, जो भी पढ़े हैं समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट। इसमें एसेंशियली इसका डेफिनेशन एक्चुअली इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला है। एसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड सर्विस। माने अगर मैं किसी को मेरा ऑफिस बनाने के लिए या फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए काम दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान के हर्ष तो बिल्डिंग बनाता है, लेकिन मैं, तू कौन है? मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो मेरा बिल्डिंग, मेरा ऑफिस तू बना के देगा, ठीक है? इसके लिए मेरे ऑफिस को बनाने के लिए जितना भी ब्रेक्स, सीमेंट्स जो भी लगेगा वो एज ए गुड्स तो मेरे को सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ जो भी सर्विस उसके अंदर, सर्विस मैंने जैसे लेबर लाएगा, लेबर तो गुड्स नहीं है ना, तो लेबर जो सर्विस देगा, ठीक है, वो भी तो सर्विस के अंदर आ जाएगा। फिर जहां आर्किटेक्ट का जरूरत होगा तो आर्किटेक्ट का यूज करेगा, वो सब सर्विस में आ जाता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि एसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट क्यों? जिसमें गुड्स भी है और सर्विस है। जब एक ही चीज के अंदर दो तरह का नेचर होता है उसे कॉम्पोजिट बोलते हैं, ठीक है? Under the erstwhile laws, definition of work contract include work in relation to both movable and immovable properties. However, under GST law, the ambit of work contracts has been confirmed only to immovable property. ऐसे तो ये movable immovable दोनों में हो सकता है, but in case of GST सिर्फ immovable को ही लिया गया। अब यहाँ पर immovable property क्या है, इसका भी definitions गवर्नमेंट ने GST लॉ में मेंशन किया है कि भाई immovable property क्या है। जैसे हम लोग तो ऐसे इमूवेबल बोलते हैं कि लैंड बिल्डिंग का बात कर दिया, लेकिन ये लोग थोड़ा सा इसको ऑफिशियली एज पर लॉ सेक्शन वाइज डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे जो तुम जानते हो वही है, पर थोड़ा लीगल भाषा पे जानो। इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर GST लॉ। GST लॉ में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं बोला। Therefore, we will have to look the definitions of immovable property in other laws. जैसे कि एक लॉ होता है सर, ये CS को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और आप लोगों को भी अदर लॉ में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। आप लोगों का CA को एक अदर लॉ, स्पेशली CA के केस में इसको पढ़ाया जाता है जनरल क्लॉजेस एक्ट के नाम पे, अदर लॉज के अंदर आता है, ठीक है? तो अदर लॉ के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशंस को मेंशन किया है। Defines the term immovable property to include land, benefits to arise out of land, माने land जो है वो तो immovable है ही, इसके साथ साथ अगर land से कुछ benefit generate हो रहा है तो उससे भी asset मान लिया जाएगा और वो भी immovable मान लिया जाएगा। इसलिए क्या बोला? benefit to arise out of land and things attached to the earth, माने कोई भी चीज जो जमीन के साथ एकदम जुड़ा हुआ है तो उससे अलग नहीं कर सकते।
ऐसा है कोई भी चीज, और परमानेंटली फर्स्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द आर्ट, माने ऐसे चीजें हैं कि वो उसके साथ एकदम आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको वहां से हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट करेंगे। द टर्म अटैच टू आर्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मैंने एक्चुअली सरकार को देखो कितना माथा खराब करते हैं, मैं इसलिए बोलता ना कि माथा खराब करने आते हो और जाने के टाइम पे माथा गर्म करके जाते हो। एक लॉ बता रहा है जिसके डेफिनेशन जीएसटी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन जिस टर्म को लेके माथा खराब कर रहा है वो टर्म अपने लॉ के अंदर है ही नहीं, उस लॉ को सरकार का दूसरे लॉ से वो उधार ले रहा है, फिर उस बात को समझाने के लिए एक तीसरा लॉ को उधार ले रहा है। मैंने जीएसटी में कहीं पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट को जनरल क्लॉजेस से लिया, और ये जो यहाँ पर अटैच टू आर्ट का कॉन्सेप्ट है इसको कहाँ उधार लिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। तो क्या सर सारा एक्ट पढ़े? नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी बंदे लोग मोटा मोटी सभी एक्ट जितना जरूरी होता है बिजनेस के रिगार्डिंग पढ़ लेता है, सीए वाले मोटा मोटी पढ़ते हैं, ठीक है, सारा एक्ट के पीछे भागते नहीं है, बट मोटा मोटी इतना पढ़ाया जाता है जो रेगुलर जरूरत में काम आ जाता है, इतना जाना। और जहाँ हेल्प जरूरत पड़ता है सीएस का हेल्प ले लेता है, ठीक जैसे सीएस को भी जब जरूरत पड़ता है सीए का हेल्प ले लेता है, ठीक है। मोटा मोटी बिजनेस को डेवलप करने के लिए जहाँ जो जरूरत होगा ये लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लॉ का प्रेशर बोल के माथा खराब करने से नहीं होगा, ये प्रेशर लेने लिए तो खास बनोगे रे बाबा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही तो खास बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगों कैसे खास बने। रूटेड इन द आर्ट एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, जैसे कि ट्री जो है वो रूट एकदम रूट के साथ एकदम आर्ट के साथ लगा हुआ है। However, the term immovable property under the Transfer of Property Act does not cover standing timber, showing the crops, growing crops or grass, उसको इसके अंदर नहीं लगता। मैंने ग्रोइंग टिम्बर मैंने जो पेड़ बनाया जा रहा है उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला नहीं है, बट कहना चाहते हैं कि रूटेड इन द आर्ट एज इन केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब, जैसे ट्री आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ और बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्टैंडिंग टिम्बर को कहीं पर भी कवर नहीं किया गया। या फिर ग्रोइंग क्रॉप मैंने जैसे खेत में धान उग रहा है या गेहूं उग रहा है या भुट्टा उग रहा है, उसको भी इसके अंदर नहीं रखा गया। एम्बेडेड इन आर्ट, एम्बेडेड माने किसी भी चीज को किसी के साथ चिपकाना, ठीक है, मैंने उसी के अंदर हाँ गड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। एम्बेडेड इन द आर्ट एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स, जैसे वॉल जैसे ये बिल्डिंग के साथ एकदम एम्बेडेड किया हुआ है, इसको तुम उठा सकते हो क्या? नॉर्मली नहीं होता, बट आजकल कुछ मशीन हुआ है जो पूरा बिल्डिंग को जड़ से उठा के शिफ्ट कर सकता है थोड़ा सा। रेल के जगह में एक बिल्डिंग आ गया था, तो रेल ने कहाँ से क्या मशीन लाया, और रेल नहीं एक मैंने पर्सनल इंडिविजुअल्स ने उसका घर बना लिया था, बाद में पता चला कि वो रेल के जमीन में है, तो कम से कम 2 फुट के आसपास का जमीन वो रेल के अंदर आ गया। तो बंदा ने एक अलग दिमाग लगाया, बोला कि हम तोड़ेंगे नहीं, तो वो खबर लगाया कि घर को ऐसे उठा के शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। सीरियसली मैंने यूट्यूब में इसका वीडियो भी देखा, ठीक है। तो फिर वो किसी से खबर लगा के बोला कि घर तोड़ के घर बनाने में जितना खर्चा है उससे कम खर्चा में उसका बिल्डिंग को वहां से जड़ से उठा के 2 फुट पीछे लाया जा सकता है, और पूरा जड़ से उसको उठाया एकदम विथ कॉलम पिलर एवरीथिंग, और फिर एग्जैक्टली वो मिट्टी के नीचे से ही उसको 2 फुट पीछे ड्रैग किया। आई डोंट नो हाउ कैन इट पॉसिबल, बट सीरियसली हुआ है, ऐसे फॉरेन में होता है, वहां पर उनके पास बड़े बड़े मशीनरीज में ऐसा होता है। तो बंदा ने किया, बोला कि घर बनाने के तोड़ के बनाने से खर्चा से मेरा कम पड़ा है, बट दीज आर द रेयर केसेस, है ना। इसको तो मूवेबल बोलोगे क्या? मैंने ऐसे केसेस को मूवेबल नहीं बोला जा सकता। अच्छा, अटैच टू व्हाट इज टू बी एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू व्हिच इट इज अटैच्ड, मैंने वो एक परमानेंट बेनिफिट, जैसे ये घर का अटैच नहीं होता तो इसका बेनिफिट भी हम लोग नहीं ले पाते, ठीक है। तो अंडर जीएसटी लॉ एक कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से हम इस चीज को आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ITC on work contract service for construction of an immovable property is blocked, normally blocked है। एक चीज जिसके बारे में मेनली पढ़ रहे हैं, ITC on work contract service for construction of an immovable property
ब्लॉक्ड है, माने इसके रिगार्डिंग जितना भी परचेस के टाइम पे जीएसटी पे करेगा, सपोज मैं अपने ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए जीएसटी पे कर रहा हूँ सर्विस लेके, उसमें जितना जीएसटी दूंगा वो ब्लॉक्ड है। बट एक्सेप्ट व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, माने मैं जो सर्विस ले रहा हूँ वो सर्विस लेके मैं किसी और को सेम सर्विस दूंगा। जैसे कि अगर मैं बिल्डर होता तो मैं किसी से बिल्डिंग बनवाता और फिर वो बिल्डिंग किसी को बेचता, अगर ये B2B केस होता, मैंने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता, तो मुझे इसका आईटीसी मिलता। लेकिन अगर मुझे वो बिल्डिंग किसी को बेचना नहीं है, अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके मुझे उसको किसी को सेल नहीं करना है, तो फिर वो ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर ही मैं कोई बिल्डर होता, मैं किसी से कोई सर्विस ले रहा हूँ, मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं किसी और को वो बिल्डिंग बेच रहा हूँ, तो फिर ये तो बेसिकली क्या हो गया, इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देना, तब ये क्या हो गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। तो ये है ना, उस केस में आपको ब्लॉक नहीं करेगा, तब वो प्योर बिजनेस है, तो आपको जीएसटी का जो आईटीसी है वो मिल जाएगा। ITC and work contract service can be availed only by that taxpayer who is in the same line of business. That is the point. मैंने मेरा काम सेम लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब सिंपल है सर, मैं बिस्किट्स खाता नहीं हूँ, बिस्किट्स खरीद के बिस्किट्स बेचता हूँ, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ मैं बिस्किट खरीद के लाया और खा लिया, या फिर किसी और को और बेचा नहीं, तो फिर बिजनेस तक लाइन तो नहीं हुआ ना। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को रखा, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो मैं ले रहा हूँ, कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किसी और को बेचना है, क्या मैं ब्रोकर ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस अगर नहीं है, तो मुझे उसके ऊपर बेस करके आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो मुझे आईटीसी क्लेम मिलेगा। एक्चुअली ये जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर तुम चेक करोगे, कोई भी बिजनेस चेक करो, बस यहाँ पर मेन पॉइंट है कि आपको बिजनेस समझना पड़ता है। ये पूरा जीएसटी का खेल क्या है, इसमें लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे है, बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि बिजनेस कितना तरह का होता है, इसका नॉलेज आपको चाहिए। मैंने इतना टाइप्स ऑफ बिजनेस है, टाइप्स को समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जीएसटी का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं आता। कॉन्सेप्ट बार बार आप देखोगे, जैसे गाड़ी का एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था मोटर व्हीकल्स में, अगर मैं मोटर व्हीकल का डीलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा शोरूम है, मैं गाड़ी खरीद के लाता हूँ मैन्युफैक्चरर से, और मेरा टाटा का शोरूम है, तो मैं टाटा से गाड़ी खरीद के लाया और मैं गाड़ी बेच दिया, तो क्या गाड़ी खरीदने के टाइम पे जो जीएसटी मैं पे करूंगा और गाड़ी बेचने के टाइम पे जो जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा, उसको मेरे को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर मेरा गाड़ी बेचने का काम नहीं है, मेरा ऑफिस के लिए एम्प्लॉय के लिए मैंने एक 4 चक्का खरीदा, तो वो गाड़ी मैं किसी को बेचूंगा क्या, नहीं, तो उसमें क्या बोला था, आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम नहीं है, ब्लॉक्ड है नॉर्मली। हाँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ब्लॉक आईटीसी को अंडरस्टैंड करने का जो बेसिक रूल है, आपको बस ये समझना चाहिए कि वो आपके फर्दरेंस के लिए है कि नहीं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है कि नहीं। अगर सेम लाइन में नहीं है, सरकार ब्लॉक करेगी। लेकिन कभी कभी इतना सारा चीजें समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए सरकार को पूरा लिस्ट बना के, सेक्शन बना के आपको बोलना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना, आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, फिर बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट को तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज अगर आईटीसी क्लेम हो जाएगा तो सरकार को क्या मिलेगा, ठेंगा। आप समझ सकते हो, सरकार को 450 टका मिलना था, याद है ना, हमने 300 का क्लेम किया, सरकार के घर में 150 दिया। अब मानो जिस चीज में सरकार आईटीसी को ब्लॉक करके रखा है, अगर उसका भी मैं आईटीसी को क्लेम करने लगा, तो सरकार के घर में तो 300 प्लस 300 प्लस 300 ऐसा करते करते तो सारा आईटीसी से ही क्लेम हो जाएगा, तो फिर सरकार को जो 150 मिल रहा था ये भी तो नहीं मिलेगा। बात समझने लायक है। तो अगर सारा चीज इस तरह से अगर ब्लॉक हो जाए, तो फिर मैंने सॉरी, सारा चीज अगर इस तरह से आईटीसी क्लेम हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट आईटीसी क्लेम का कॉन्सेप्ट बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं देगा, बिजनेस टू नॉन बिजनेस पर्पस में नॉर्मली नहीं देता है। अब आगे देखो, और भी चीजें समझते समझते समझ में आ जाएगा। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी affixed permanently to the earth constitute an immovable property। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी जो एकदम मिट्टी से गड़ा हुआ है,
ठीक है, तो वो क्या है, 8 से पूरा फर्स्ट एंड हो चुका है। I however ITC and work contract service used for construction of such plant and machinery is allowed as an exceptions। ये एज एन एक्सेप्शंस काम करेगा। बात समझ में आया? Yes. Plant and machinery affixed permanently to the earth constitute an immovable property. However, ITC on work contract service used for construction of such plant and machinery is allowed as an exception। Yes, so तुम क्लास चल तुम तो পরে শোনো, তুমি এখানেই থাকো তো? হ্যাঁ, পড়াতেই আছো, 9:30 দিকে, ঠিক আছে? মানে ক্লাস চলছে, অনলাইনেও সবাই পড়ছে, বুঝতে পেরেছো? 9:30টার সময় একটা কল করে চলে আসবে। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल केस है, समझ में आ गया सर? नॉर्मली अगर ये B2B ना भी है फिर भी इसमें मिलता है, माने आप अपने प्लांट मशीनरी को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए जो भी बुलाओगे, जो भी आपके मशीन के लिए सर्विसिंग देने आएगा, उसको आप जो भी पेमेंट करोगे जीएसटी के रूप में, वो आपको आईटीसी के रूप में मिलेगा, जो कि इतने दिन देर से जो भी बोल रहा था उसका एक्सेप्शनल हो गया। मैंने नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलता है, बट प्लांट मशीनरी पे मिलता है, यही थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मैंने एक बार हाँ बोल दिया तो बोल दे, ना बोलना है तो ना बोल दे, हाँ ना का चक्कर समझ में नहीं आता। लेकिन ये आपको ना बिजनेस के एंगल से समझना पड़ेगा। अगर प्लांट मशीनरी तो बिजनेस के फार्दरेंस के लिए है, आपको बोलोगे सर ऑफिस भी तो बिल्डिंग बिजनेस के फार्दरेंस के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं, ऑफिस बिल्डिंग तो एक नॉर्मल है, वो तो बिल्डिंग की तरह है, तो हम प्लांट मशीनरी पे दे सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग पे नहीं दे सकते, सरकार का मर्जी। अब ये मर्जी पे तुम बात नहीं कर सकते, हाँ आवाज उठा सकते हो, जैसे इस बार उठा। बजट में गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने बोला कि हम एलटीसीजी को घटा दे रहे हैं, 20% को 12.5% कर दे रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा देंगे। ये बात बोलने पर आप लोगों ने देखा ना, हम लोग कैलकुलेशन करके देख रहे थे कि किसी किसी केस में वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और ये बात सबसे ज्यादा किसको चुभा था जानते हो? रियल एस्टेट वाले को, क्योंकि उनका जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रहता है और वो जब बाद में वो सेल करता है, अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है ना तो उनको काफी टैक्स ज्यादा पड़ रहा है, और इसके लिए रियल एस्टेट का जितना स्टॉक है सब गिर गया था, क्योंकि सरकार का ये बात पसंद नहीं आया। फिर ये लोग गवर्नमेंट को अपील किया, कोर्ट अपील नहीं, गवर्नमेंट को ही बोला, क्योंकि वो पूरा टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट बिजनेसमैन सब मिलके कि सर मैम हमें, निर्मला जी को बोला, फिर मीटिंग किया, और मीटिंग करके फिर से परसों ही मैंने आपको दिखाया कि फिर से परसों में वो इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ कर दी इन स्पेशल सिचुएशंस, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग के केस में। जो इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का बाद, जो हम लोगों को बजट में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंडेक्सेशन बेनिफिट नेक्स्ट मंथ से नहीं रहेगा, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट को वापस रीएस्टैब्लिश करना पड़ा, बिकॉज रियल एस्टेट वाले को प्रॉब्लम हो रहा था। तो गवर्नमेंट करता है, फिर बातचीत में सुलझाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये स्पेस हमारे देश में है, ये बांग्लादेश नहीं है। अच्छा बात है ना सर? हाँ, लेकिन कुछ बात नहीं सुना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो एसटीडी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो 0.01 से 0.2 में खींच दिया, लेकिन ये करने के बाद भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कंटिन्यूड। सिगरेट में इतना टैक्स है, क्या लोग सिगरेट खाना बंद किया है? मार्केट में भी लोग ऐसे ही नशाड़ी है सब नहीं करेगा, सरकार को पता था, इसीलिए किया। मेरे को बहुत लोग आके पूछ रहे हैं सर ये सरकार ठीक किया, अरे भाई तुम भी कमा रहे हो तो वो भी कमा रहे हैं, तुमको क्या, तुमको नहीं करना है मत करो अगर सरकार टैक्स बढ़ा रहा है, अगर तुमको पसंद नहीं है, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे अचीव के अंदर नहीं आता, मत करो। अगर मेरे जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैंने, मैं BMW नहीं खरीद सकता, तो कि मैं BMW शोरूम के सामने जाकर झांकूंगा? ऑल्टो खरीद सकता हूँ, तो ऑल्टो के शोरूम के सामने, हाँ ये ठीक लग रहा है। मेरा सिंपल है, मैं स्टॉक मार्केट क्लास में यही बोला था, ठीक है, सब ना पूरा मुंह छोटा करके बैठ गया, सर ऐसा क्यों बोला? अरे मैं प्रैक्टिकल, तुम सरकार से लड़ सकता है ये सब चीजों में? नहीं लड़ सकता, रूल है, रूल है तो रूल है। जैसे ये पर भी रूल है तो रूल है, बिल्डिंग पे नहीं देगा, प्लांट मशीनरी पे देगा, क्या करना है कर।
मानता हूं कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स है? एक बार एलटीसीजी में बोला 12.5%, फिर बोला नहीं 20% भी लगा सकते हैं, इंडेक्सेशन भी दे सकते हैं, तो दे सकते। टैक्स है, यही लॉ है। अब कभी सरकार को लगता है कि हम रूल बनाएंगे, कभी सरकार को लगता है हम रूल को नॉर्मल करेंगे, हाँ कभी एबॉलिश करेंगे। चलो। जापान 17 साल बाद रेपो रेट बढ़ाया, 17 साल बाद। मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में वहां पर भी गाना गा दिया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल, 17 ईयर्स रेपो रेट नहीं बढ़ाया। 0.10% में रेपो रेट चल रहा था, उसको बढ़ा के 0.25% कर दिया, और ऐसे बढ़ाया कि सबको एकदम झटका लगा। जो जापान के मार्केट से लोग पैसा उठा के लोन लेके इंडियन मार्केट में डालता था, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज्यादा है। अब जो लोगों को वो बेनिफिट मिलता था एक्सचेंज वगैरह करने के बाद, क्योंकि तो उठाओगे फिर उसको एक्सचेंज में कन्वर्ट करोगे, तो वो जो बेनिफिट था उसमें कम से कम पर 1 लाख पे 5,500 से 6,000 टका इनकम होता था, श्योर शॉट। तो जो लोग करोड़पति बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग क्या करता था, इंटरनेशनली जापान मार्केट में जापान बैंक से पैसा उठा के इंडिया में रिटर्न ज्यादा है, अब जापान रेट को बढ़ा के वो जो गैप था उस गैप को ही फुल कर दिया। अब इनको हो गया चिड़, मैंने चिड़ मैंने क्या, एक जापान को कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो सिंपल इंडियन मार्केट से सीधा पैसा निकलना चालू हुआ, और स्टॉक मार्केट 24,800 से सीधा गिर के 24,000 में आ गया, 800 पॉइंट में क्रैश, सबका माथा में हाथ। समझ में नहीं आया क्या हुआ, सर मार्केट गिर गया, सर मार्केट गिर गया। अरे क्यों गिरा? ये सब लोग जानता नहीं है ना, जानने का कोशिश करता है और फिर बोलता है मार्केट में सब बेकार हो गया। अब ये सब चीज हम लोग क्या है ना, हम लोग पढ़ा लिखा बंदा है थोड़ा सा, ऊपर वाले ने थोड़ा ये सब चीज पढ़ने लिखने दिया, तो कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो ये अगर आपको थोड़ा पता चलता है, तो आप एटलीस्ट पोजीशन लेके अपना जो भी पोजीशन वो क्लोज कर सकते हो, या फिर ऐसे प्रॉब्लमेटिक डे में ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन खेल कहाँ था? फाइनेंस में था, गवर्नमेंट के रूल्स में था। अब हम इंडिया का रूल समझते हैं तो जापान का भी रूल समझ गए। जैसे आज इंडिया में रेपो रेट को अनचेंज करिए, 6.5% है हमारा रेट। रेपो क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, वो अनचेंज है 6.5%। मैंने 1 लाख टका लोन लेगा, 6,500 आरबीआई को पेमेंट करना पड़ता है। तो सिमिलरली जापान ने भी सेम प्रॉब्लम, अगर 1 लाख पे उठाएगा तो उसको 0.1% देना पड़ता है, वो बढ़ा के 0.25 कर दिए, जो रेट था उसके बेसिस में। अब इसका इम्पैक्ट जगह में पड़ता है। अब रूल है तो रूल है, क्या कर सकते हैं, सुविधा के हिसाब से करता है। समझ पा रहे हो? चाहे वो टैक्स का रूल हो, चाहे वो बैंक का रूल हो, हमें एक्चुअली एज ए फाइनेंस के प्रोफेशनल्स होने के नाते हम लोग को हमेशा ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई को अपना पैसा रखता है, पैसा रखता है। लाभ देता है, जिसमें आरबीआई इंटरेस्ट। हाँ मैंने एक्चुअली आरबीआई के पास जब, ये अच्छा चीज नहीं है जब आरबीआई के पास पैसा कमती हो जाता है, ठीक है, तो आरबीआई बोलता है कि आपके पास जो एक्सेस पैसा है हमारे पास रखो, बदले में हम आपको रिटर्न देंगे, उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर दी कंट्री, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस हो सकता है। अच्छा यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शंस, रिनोवेशंस, additions or alterations of repairs to the extent of capitalizations of the said immovable property। माने कंस्ट्रक्शन माने सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, रिकंस्ट्रक्शंस, रिनोवेशंस, एडिशंस, ऑल्टरेशंस, रिपेयर्स, सभी चीजों को इसके अंदर डाल दिया। Thus, if reconstruction, renovation, additions, alterations or repairs are not capitalized, it would not tantamount to construction। माने उसको हम लोग constructions नहीं मानेंगे under GST law। Consequently, ITC on work contract service availed for such construction which is not capitalized whether for any immovable property or for any plant and machinery would be allowed to all the recipient irrespective of their line of business। माने अगर वो उसका बिजनेस के अंदर आ गया तो फिर वो तो कैपिटलाइज नहीं करेगा ना, तब तो उसका गुड्स की तरह, करंट एसेट की तरह ट्रीट करेगा, और जो मेरा गुड्स या करंट एसेट की तरह मैं ट्रीट करूंगा वो चीज पे मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ प्लांट मशीनरी भी बोला है, मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundations or structural supports that are used for making outward supply of goods or service and include such foundation or structural support but exclude land, building or other civil structures। telecommunication towers को भी इसके बाहर रखा गया है, and pipelines laid outside the factory premises उसको भी बाहर रखा गया है।
माथा खराब। माने ये जो प्लांट मशीनरी का डिटेल दिया है इसमें क्या नहीं है ये चीज देखो। प्लांट मशीनरी में लैंड नहीं आता, प्लांट मशीनरी पे बिल्डिंग नहीं आता, ये तो समझ में आता है। प्लांट मशीनरी में सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता, यानी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू से बना हुआ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आता। टेलीकम्युनिकेशंस, एक्चुअली देखो प्लांट मशीनरी में काम किसका है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, सिविल का नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल चीज चलेगा, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन तो एक मैकेनिकल बात हो गया। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन टावर देखे नहीं, मोबाइल का टावर नहीं देखा, वो भी तो प्लांट मशीनरी है, पर उसको मशीनरीज के अंदर नहीं माना गया। ठीक है, एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है ये पाइपलाइन के ऊपर, बहुत देखा गया ये फैक्ट्री के आसपास में जो पाइपलाइन होता है ना, जो एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्वेरेज जिसको बोलेंगे, मैंने वेस्टेज को जो निकालते हैं बाहर में, वो भी तो एक मशीनरीज की तरह ही काम करता है, लेकिन उसको प्लांट मशीनरी के अंदर काउंट नहीं करता है। इसका मतलब इसके लिए जो भी सर्विस के तुम खर्चा करोगे उसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा। Sir, pipelines laid outside factory premises. Within factory premises, I can see. बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, माथा खराब हुआ ना, ऐसे ही माथा खराब करना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, ये एक्चुअली माथा खराब नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसे चलता है और गवर्नमेंट हर बिजनेस पे क्या रूल बना रहा है। कंसल्टेंट तो इसीलिए इतना चलता है, कंसल्टेंसी बिजनेस पे इतना मजा क्यों है, क्योंकि कंसल्टेंसी इतना कॉम्प्लेक्स चीज है ना, नॉर्मल बंदा पढ़ना नहीं चाहेगा, और अगर पढ़ भी लेगा ना वो पेशेंसफुली बैठ नहीं पाएगा, वो अल्टीमेटली भागा भागा आपके पास आएगा। ठीक है, कि क्या करें। देखो, दास ITC on work contract service availed for construction of eligible plant and machinery is allowed to the recipient irrespective of the line of business of such recipient and irrespective of whether expense is capitalized or not by the recipient। मैंने कहने का मतलब है कि अगर प्लांट मशीनरी है, लाइन ऑफ बिजनेस पे ना भी होगा तो भी मिल रहा है ना। प्लांट मशीनरी तो एक्सेप्शनल केस है, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे ना भी है तो भी तो उसको मिल रहा है। इसीलिए बोला कि आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट मशीनरी, मैंने जिस प्लांट मशीनरी को गवर्नमेंट अलाउ किया है, एक्सेप्ट बोला ना, पाइपलाइन आउटसाइड में, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आउटसाइड में, मैंने टावर है ना, उसको छोड़ के जो एलिजिबल मशीनरी है उसमें जो आईटीसी मिलेगा, भले ही वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे ना हो, हमें आईटीसी क्लेम करने का मौका मिलेगा। For instance, ITC on work contract service for construction of machinery fixed to art by a foundation would be allowed. However, ITC on work contract service for construction of telecommunication tower would be blocked. ITC on work contract service for construction of machinery fixed to art, माने मेरे फैक्ट्री में मैंने एक मशीन लगाया मेरे बिजनेस पर्पस में, उसपे मैंने जो आईटीसी दिया वो मेरे को गवर्नमेंट क्या करेगा, आईटीसी में देगा। मैंने से फॉर एग्जांपल, मैंने जब आईटीसी, सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं एक मशीन लिया, ठीक है, मैंने एक मशीन परचेस किया, उस मशीन को परचेस करने के टाइम पे से फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ। एग्जांपल के तौर पे मेरा 10% का जीएसटी है। ऐसे करंटली इंडिया में 3-4 जीएसटी रेट चलता है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 पॉपुलर रेट इंडिया में चलता है। सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 10% लिया, ठीक है, तो 1 लाख का 10% मैंने 10,000 टका मैंने मशीन खरीदने के टाइम पे जीएसटी पे किया। ठीक है, दिस इज माई जीएसटी अमाउंट। अब मेरा जो बिजनेस है, मैंने उस मशीनरीज में जो भी चीजें मैं बनाता हूँ फिर उसको बेच के जो भी मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा मंथ का जो जीएसटी का अमाउंट बन रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लाख का जीएसटी बना है नॉर्मल बिजनेस करके, जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्टेड जीएसटी, तो मेरा कलेक्टेड जीएसटी है 1 लाख। तो इस 1 लाख जीएसटी से ये 10,000 का जो आईटीसी है जो मशीन्स के लिए था, बाकी ये प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ भी आईटीसी जरूर होगा, मैंने जो मैं बेच रहा हूँ वो भी तो मैंने खरीदा था किसी ना किसी से, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी चीजें हैं वो भी तो खरीदने के टाइम पे जीएसटी पे करूंगा ना, तो उसको मैं बना के जब बेच रहा हूँ उसमें भी मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। तो मैंने जस्ट रफली माना कि मेरा 1 लाख का जीएसटी पे आउट है, मैंने आउटपुट टैक्स है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में नॉर्मली मानो मेरा सिमिलर प्रोडक्ट लाइन का जो चीजें हैं उसका जीएसटी है से फॉर एग्जांपल 30,000, तो 30,000 में क्लेम करूंगा, लेकिन ये जो मशीनरी का जीएसटी है ये भी मैं 10,000 में क्लेम कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली 1 लाख में से 30,000 और 10,000 मैंने 40,000 में क्लेम करूंगा, बाकी 60,000 टका मैं गवर्नमेंट के घर में पे करूंगा।
दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली वर्क। एक्चुअली रियल लाइफ में चीजें इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगता। क्यों? वहां पर आपको, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप अगर जानते नहीं हो तो कभी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। और फार्म कैसे चलाओगे? क्या सीए सीए में फार्म कैसे चलाओगे? समझ में आ रहा है ना कि किस चीज पे लेना है? क्योंकि अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट आपको, माने बिजनेसमैन को चिट्ठी भेजेगा, नोटिस भेजेगा ना, जीएसटी ऑफिसर जब उसको चेक करेगा तो आपको तो नहीं भेजेगा, बिजनेसमैन के घर में भेजेगा। फिर वो भागा भागा आपके पास आएगा, ये देखिए डिमांड नोटिस आया, जीएसटी में शो कॉज नोटिस दिया। चलता रहता है, सारा दिन केस चलता रहता है। अगर आज भी आप बोलोगे तो आपको आज भी मैं दिखा सकता हूँ, देखना चाहोगे? मार्केट पे फोकस मत करिए, सब प्रॉफिट हुआ है, लोगों का माथा खराब करता है। ये सब मैं डेली बेसिस में रिसर्च करके रिकमेंडेशन देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, ज्यादा अंदर मत जाओ। SPI, अदानी एंटरप्राइज, TVS, NTPC, GIC, ये देखो मिल गया। सुबह पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग में था इसलिए ढूंढा। GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो गाड़ी वगैरह सबका इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है? द कंपनी रिसीव्ड 1112 करोड़ GST शो कॉज नोटिस फ्रॉम मुंबई साउथ कमिश्नरेट। तुमको क्या लगता है, तुम लोग नॉर्मल काम करने के लिए बैठे हो क्या? अब इतना बड़ा जीएसटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तुम लोगों को। अब ये तो नोटिस भेजा, अब ये कंपनी संभालेगा कि एक्सपर्ट संभालेगा? कंपनी का ओनर मानो उतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो बिजनेस पे ध्यान देगा, वो थोड़ी ना जीएसटी का शोकॉज नोटिस के पीछे भागेगा कि वो ये सोचेगा कि कहाँ से मेरे को और 10,000 एक्स्ट्रा मिले, है ना? अभी वो 1112 करोड़ का जीएसटी का शोकॉज नोटिस के पीछे थोड़ी माथा खराब कर सकता है। वो सीए को बोलेगा, सीएमए को बोलेगा, भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, क्यों सरकार हमसे टैक्स मांग रहा है, जीएसटी मांग रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ है? इसका मतलब फाइलिंग के टाइम पे गड़बड़ हुआ है, कुछ अलग तरीके से हमने क्लेम कर लिया जो एज पर जीएसटी लॉ नहीं है। नहीं तो क्यों मांगेगा, शोकॉज नोटिस क्यों करेगा? या तो अकाउंट्स में गड़बड़ है, या फिर जीएसटी क्लेम, आईटीसी में कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हो सकता है जहां आईटीसी क्लेम नहीं करना था वहां पर आईटीसी क्लेम कर लिया, तभी तो शोकॉज नोटिस दिया है। अब ये प्रॉब्लम सुलझाने के लिए तुम्हें करोड़ों रुपया देके पोसता है, अपने अपने घर पे रखता है, 50 लाख 60 लाख का सैलरी देता है, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का सैलरी देता है तुमको, देके रखेगा ताकि तुम कंपनी का ये सब प्रॉब्लम से कंपनी को बचा सको, है ना? जितना बचाओगे उतना सैलरी क्लेम करो। अगर मानो ये कोर्ट केस चलेगा जहां पर कंपनी को लगता है कि वो सही है, वो सीधा फोरम में केस करता है इंसेंटिव। फिर मुंबई कमिश्नरेट के साथ, माने मुंबई कमिश्नरेट माने मुंबई का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उनके साथ इन कंपनी का केस चलेगा। देखो ये कंपनी भी सरकार का ही है, लेकिन सब एंटिटी है। जीआईसी अलग है, जीएसटी अलग है, एंटिटी टू एंटिटी। सरकार तो क्या हुआ, ठीक है? माने एक ही माँ बाप का दो भाई है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एंटिटी तो अलग है ना। तो अब मुंबई साउथ कमिश्नरेट का साथ इसका केस चलेगा। अब उस केस को सुलझाने के लिए सीएसईएम ही तो जाएगा, सीएसई तो जाएगा, तो जाके केस को सुलझाएगा। अगर ये प्रूव कर देता है कि नहीं उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कमिश्नरेट का जो अपील है ये हम लोग नहीं मानते, तो उसके एविडेंस में सब कुछ जमा करेगा। तो तुमको लॉ पता होगा तब ना तुम कुछ जमा करोगे। और मानो फिर बाद में ऐसे होता है, बहुत केस में होता है, फिर बाद में डिसीजन देता है कि नहीं यहाँ पर जीआईसीआई सही है और कमिश्नरेट गलत है। तो सोचो कि एज ए प्रोफेशनल आपका क्या इज्जत बढ़ेगा कंपनी। ऐसा ही होता रहता है, हर महीने कोई ना कोई कंपनी के साथ जीएसटी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ लगा रहता है। मैं आपको बोला तुरंत दिखाया, तो सोचो कि मेरे पास इतना कितना खबर होता हो। और ये नोटिस से मार्केट में थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि देखो इसने जीएसटी नहीं दिया, करप्शन का बदबू आता है। तो शायद जितना परफॉर्म करना चाहिए ना वो परफॉर्म नहीं करता। ये है सर, मैंने बेसिकली आपका नॉलेज का मैं एरिया का यूज दिखा रहा हूँ कि कहाँ आप लोग जाके प्रॉब्लम को सुलझाओगे। तो कितना डिटेल्स नॉलेज होने से
तब जाके आप इतना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना सर? देखो मैं जबरदस्ती तो नहीं समझाना चाहता, बट हाथ में सामने होता है तो बिना बोल के रह भी नहीं पाता। अब यहाँ पर कुछ केसेस दिया है, फटाफट एग्जाम्पल के रूप में पढ़ लो। ITC ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एबल्ड बाय ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस इज ब्लॉक। भाई कंपनी तो सॉफ्टवेयर का है, बिल्डिंग बनाने वाला कंपनी होता तो समझते। सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया, उसमें जितना GST पे किया क्या कर देगा? ब्लॉक्ड। यानी ITC क्लेम नहीं हो पाएगा। GST देना पड़ेगा बट ITC क्लेम नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर का काम करते और सॉफ्टवेयर बेच के कमाते, सॉफ्टवेयर के लिए GST पे करते, वो देता। बट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सर्विस लिया, नहीं देगा। CDN company work contractor for Noida has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. The firm avails service of EFN company, a local work contractor of Lucknow, for the construction of complex. ITC on such work contract service availed by CDN company is allowed. कैसे? हेलो कैसे हो गया? कौन बता सकता है? Yes, sir. सर हम बता बताओ। सीडीएन कंपनी जो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है नोएडा की, हम्म उसको एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोला गया लखनऊ। और ये वहां से क्या है कि लखनऊ का जो लोकल वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको बोला कि तुम बना दो। दिस इज बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मैंने बेसिकली हाँ ब्लॉक नहीं, अनब्लॉक परमिटेड है, मैंने ब्लॉक्ड नहीं होगा आपका। मैंने यहाँ पर जो CDN कंपनी है ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, और ये लखनऊ का जो कॉम्प्लेक्स बनाने का काम लिया है वो क्या किया, ये फंड कंपनी को दे दिया। मानो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ का, एग्जाम्पल के रूप में। अब ये CDN कंपनी नोएडा का जो जिसने भी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम दिया है उनसे 1 करोड़ लेगा, लेकिन यही काम ये किसको बोल रहा है, ये फंड कंपनी को बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर काम इसको मिला है और ये जब इसको सर्विस दे रहा है, मैंने बेसिकली प्रोवाइड कर दे रहा है, तो ये भी बदले में कुछ रखेगा अपना, है ना? तो इस केस में CDN कंपनी जब अपना सर्विस इसको प्रोवाइड करेगा और ये जब इसको परचेस करेगा, तो बदले में जो भी GST का खेल होगा, ये GST का जो ITC रहेगा वो दोनों अपने बीच में कनेक्ट कर सकता है। और CDN कंपनी, ये फंड कंपनी जो भी सर्विस के लिए GST पे करेगा वो बाद में उसको अपने ITC के रूप में अवेल कर सकता है। ये भी ऑफिस बनाने का ही काम था, लेकिन ये जिन दोनों के बीच में हो रहा है, दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे। सॉफ्टवेयर कंपनी का जो ऑफिस बनाने का काम था वो उसका सेम लाइन ऑफ बिजनेस का काम नहीं है, लेकिन CDN कंपनी एंड ये फंड कंपनी, ये दोनों के बीच में जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस का काम है, क्योंकि इनका काम ही है बिल्डिंग का काम करना और एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसा ही ये लोग करता है। तो जब सेम लाइन पे हो गया तो ये ब्लॉक्ड नहीं है, ये क्रेडिट अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाने पे ही तुमको ब्लॉक कर देगा, किस पर्पस में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दैट इज द मैटर। यही चीज तो हम लोग प्रोविजंस में पढ़ रहे थे। यस सर। यही चीज तो प्रोविजंस में पढ़ रहे थे। इतना देर से क्या कर रहे थे जिसको सुनने में इतना बोरिंग फील लग रहा था, है ना? ITC on work contract service availed by an automobile company for construction of foundation on which machinery to be used for production process to be mounted permanently। देखो नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी में ITC ब्लॉक है एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया ना एक्सेप्शनल, तो इसमें ITC अलाउड। ऑनलाइन वाले को थोड़ा पूछते हैं, नहीं तो बोलेंगे हम लोग को भूल गए। अभिजीत, नील, पोतोई, प्रिया, समन्विता, सेनोन, बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही धीरे धीरे समझो, पर एक बार समझो वही जिंदगी का मकसद बनाओ, बार बार समझना नहीं है। एक अच्छा मूवी एक बार देखने के बाद बार बार देखते हो, हाँ कोई पर्टिकुलर डायलॉग पसंद आ जाता है वो अलग बात, ठीक है? जैसे कल एक डायलॉग सुना मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ऐसे यूट्यूब में आप लोगों का क्लास खत्म हुआ, ऐसे आया सामने रील्स, तो देखते हैं क्या है, ऐसे पहाड़ का फोटो था लद्दाख का, देखते ऐसे मेरे को पहाड़ बहुत खींचता। तो जैसे आप लोग गए ऐसे मैंने ओपन किया, तो बेसिकली एक कॉमेडी टाइप का कुछ था उसमें। क्या था, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, शायद एडिटेड होगा, ओरिजिनल होगा, आई डोंट नो। तो लेकिन डायलॉग बढ़िया था। बोलता है जो लड़की पीछे बैठे हैं ऐसे पैसेंजर, तो वो ड्राइवर को बोल रहे हैं
आप बहुत गंदा गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर, और लद्दाख का पहाड़ी रास्ता है, तो ड्राइवर बोल रहे हैं नहीं नहीं मैडम, हम गंदा गाड़ी नहीं चला रहे, ये सारा रास्ता ही बवासीर है मेरे को इतना हंसी लगा, मैं कम से कम 5 बार सुना उसको फिर मैं मैम को शेयर किया, अभी तुम इसको सुनोगे मूड का आज सही हो जाएगा। और बिहारी स्टाइल में जो बोलने का एक तरीका होता है ना, वो तो और गजब था। अब ये बंगाली बोलेगा तो तुमको वो मजा नहीं आएगा वो एक होता है ना बिहारी का जो अपना स्टाइल होता है, वो एक अलग स्टाइल है। अरे नहीं नहीं मैडम, ये रास्ता ही बवासीर है एक्चुअली रोड में बहुत ज्यादा गड्ढा है, तो पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है। सही ड्राइविंग है, इसीलिए उसने ये वर्ड यूज किया मैंने वो मेंटेन नहीं कर पाया। मैं तुम लोग उत्तराखंड साइड में भी ऐसा ही होता है, उत्तराखंड में तो ऐसा ही है। समझ रहे हैं सर, ये कोई डायलॉग अच्छा लग गया अलग बात है लेकिन एक मूवी एक बार देख लो, मैंने, मेरे कहने का मतलब है ये जो आज कॉन्सेप्ट सीखे हो, इसको भूलना नहीं चाहिए। कैसे भूल सकते हैं अगर सीखे हैं तो? अगर नहीं सीखे, कंसंट्रेशन नहीं है तो भूल जाए। घर पे जब बार बार थोड़ा सा रिविजन करने का कॉन्सेप्ट यही है कि क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, देखोगे तो याद आ जाएगा। उतना प्रेशर, मैंने प्रेशर नहीं देना है कि अच्छा क्या था फिर से पढ़ते, फिर से क्यों पढ़ना, देखोगे तो नॉलेज आ जाएगा अगर कनेक्टेड हो तो। अगर जैसे कनेक्टेड, जैसे हम लोग मोबाइल के साथ किसे कनेक्टेड होते हैं, है ना? अगर मैंने कोई वेब सीरीज देख रहे हो, शुरू से सारा स्टोरी सुना दोगे अभी? ये उसको खून किया था, उसके साथ उसका रिलेशन था, फिर उसको उसने मारा था, सारा सुना दोगे अभी? कैसे कनेक्ट रहते हो? लेकिन पढ़ाई के टाइम पे कनेक्शन नहीं। आजकल तो वही से वेब सीरीज ज्यादा चलता है, जो भी खोलो। ठीक है, मैं नॉर्मली रात को खाने के टाइम पे वेब सीरीज देखने का कोशिश करता हूँ। और अभी तो फिर भी माँ है तो उतना वेब सीरीज नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी सीरीज देखो, खूना खूनी दिखाएगा, ऐसा खून निकालेगा पूरा एकदम फाड़ देगा, मैंने खाने के टाइम पे उल्टी आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। एक है वो सोनी लाइव में आता है, फैमिली वेब सीरीज, वो सब मैं थोड़ा देखता हूँ, अच्छा लगता है। खाने के टाइम पे नहीं, तो नॉर्मल वेब सीरीज देखोगे तो उल्टी आना नॉर्मल है। मैंने क्या आ गया, और ऐसे तुमको दिखाएगा ना खून वगैरह को। हाँ, मैंने जैसे वो, मैंने क्या बताया। अच्छा, मोटा मोटी ये क्लियर है ना सर? अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, प्लीज गो थ्रू करिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज है, कंसल्टिंग फर्म, अरे क्या, एक कंसल्टिंग फर्म हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। काम क्या करता है? कंसल्टिंग का काम करता है, ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर करेगा। कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पीएल में डाला ये खर्चा को, तो अगर पीएल में डालेगा तो अलाउड होगा। कैपिटलाइज नहीं किया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और अच्छा, रिपेयर भी करा रहा है, पीएल पीएल में ही डालता है, मतलब रिप्लेस करना है और उसको कॉस्ट नहीं, मतलब कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। मैंने अगर वो रिप्लेस करने का मतलब ये है, मेरा मतलब तो कॉस्ट बढ़ेगा और एडिशनल रिडक्शन लेंगे पीसीपी में, में यहाँ पर एडिशन लेंगे गवर्नमेंट को दो से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं तो वहाँ पर क्लेम कीजिए डेप्रिसिएशन में क्या यहाँ पर मैंने पीएल में दिखाने का सिंपल मतलब है, मैं इसको एक बार खर्चा बता रहा हूँ, मैं कैपिटलाइज नहीं करना चाहता। और कैपिटलाइज होगा तो फिर ऐसे भी तुमको यहाँ पर ब्लॉक मिल जाता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी has availed service of a work contractor for repair of its office building. The company has capitalized such expenditure, additions and services blocked. मैंने यही पॉइंट है, मतलब अगर स्टार्टिंग का जितना बोरिंग प्रोविजंस है, वही आपका क्वेश्चन का पॉइंट है। आपको ऐसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन देके पूछेगा क्या करे, आईटीसी ले कि ना ले, आईटीसी ले कि ना ले। तो अगर आपको प्रोविजंस पता हो, आप बता दोगे कि हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, ये थोड़ा सा उसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, क्लॉज बी में बोला है
सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इससे पहले क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस लेके कर रहे थे। इस बार क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस नहीं, खुद बना रहे हैं। So we know that ITC on work contract service available by a taxpayers other than a work contractor for construction of movable property is not available. But what happens if a taxpayer procures goods and service and construction of an immovable property for being used in the course of furtherance of business without availing service of a work contractor? Will ITC be allowed in such a case? The answer is no. ITC is not allowed on goods and service received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account, even though such goods or service are used in the course of furtherance of, समझे? Thus आंसर क्या निकला, ITC on goods and service used in the construction of an immovable property is blocked only in those cases where taxable person construct the immovable property for his own use, even if the immovable property being construction is used in the course of furtherance of his business. Blocked रहेगा सर, नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक एक्सेप्शंस भी दिया है। तो क्या एक्सेप्शंस दिया है, बोलता है ITC on goods or service used in construction of movable property is available only in the following three situations: for construction of eligible plant and machinery, when the value of goods or service is not capitalized, and when the construction is not on own account। अपने लिए अगर नहीं है, अगर दूसरों के लिए बना के बेचना है तो फिर मिल जाएगा, माने बेसिकली तब B2B हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर और 4-5 एग्जाम्पल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे। A company buys cement, tiles, etc. and avails the service of an architect for construction of his office building. सीमेंट टाइल सब खरीद लिया, अब आर्किटेक्ट बुलाया कि भाई बिल्डिंग कैसे बनेगा बताओ। तो पॉइंट इज दैट ये आर्किटेक्ट को जो तुम जो भी सर्विस पेमेंट करोगे और उसमें जो भी जीएसटी पे करोगे इस पे ब्लॉक कर देगा। अपने लिए कर रहे हो ना, नहीं है। Amen Construction procures cement, paint, iron rods and service of architect and interior designer for construction of a commercial complex for one of its clients। मिलेगा। ITC on goods such service is allowed to Amen and Company। Amen and Company कौन है बोलते हैं यहाँ पर, बिल्डर है, बिल्डर बिल्डिंग बना के दूसरे को बेचता है। उसके लिए उसने आर्किटेक्ट को भाड़े पे लेके आया था, फिर आर्किटेक्ट को सर्विस लिया, आर्किटेक्ट का जीएसटी पे किया उसके सर्विस में, मन आर्किटेक्ट 5 लाख टका चार्ज किया, 5 लाख पे 12% 18% जो जीएसटी है तो उन्हें पे किया। ये बाद में तुम आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हो, बिकॉज ये बिजनेस पर्पस का माना है। पहले वाला केस बिजनेस पर्पस में हो सकता है, फिर ओन कॉज में बनाया उसमें नहीं मिले। ये सब थीम डिफरेंसेस है। Company buys cement, tiles, etc. and avails the service of an architect for renovation of its office building. The company has booked such expenditure in its PL। तो ITC मिल जाएगा। PL में दिया ना, कैपिटलाइज नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है, मैंने खर्चा दिखा दिया सर, बिल्डिंग का वैल्यूएशंस को बढ़ाया नहीं, ठीक है, डिप्रिसिएशन की तरफ नहीं जा रहा है, खर्चा दिखाया। ITC on goods and service used by an automobile company। ऑटोमोबाइल माने गाड़ी बनाने वाला कंपनी। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन विच मशीनरी इज टू बी माउंटेड परमानेंटली। अगेन मशीनरी पे मिलता है, मिल गया। मानो मारुति सुजुकी के ऑफिस में कोई एक मशीन है जिसमें गाड़ी वगैरह बनाते, लेकिन वो एकदम आर्थ के साथ अटैच्ड मशीनरीज है, माउंटेड परमानेंटली, मैंने उसको वहां से तुम हिला नहीं सकते, ऐसा मशीन है। तो वो मारुति सुजुकी को उसके पीछे जो भी उसका जीएसटी रहेगा आईटीसी के रूप में वो क्लेम कर सकता है। और क्या चाहिए, ऐसे जानो। और कितना एग्जाम्पल पढ़ेगा, कितना क्वेश्चन करेगा, माथा खराब हो जाएगा। जितना पढ़ रहा है अगर इस तरह से पढ़ लेता है, कौन रोकता है तेरे को, पूछने पे क्या क्वेश्चन पूछेगा। नहीं समझा बात, बस तुमको ऐसे आना चाहिए चीज। वो घुमा के पूछे, पीछे से पूछे, आगे से पूछे, पूछने दे। जैसे आजकल तेरे को बाइक चलाना आता है ना, हाँ आता है। जब बंदा बाइक चलाना सीख जाता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा एकदम बहुत कुछ आ जाता है, फिर अगर खाली रोड मिल जाए फिर देखना मजा क्या है। फिर चक्का को उठा देगा, सामने कर देगा, हाँ, तब क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्यों ऐसा चीज कर रहा हूं। इनवर्ट सप्लाई चार्ज टैक्स कंपोजिशन लेवी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अच्छा, इसमें इनवर्ट से रिसिपेंट, नॉन रिसिपेंट, इनवर्ट से कंजम्पशन। इसमें और एक चीज था, ये फ्री सैंपल्स गिफ्ट्स। अच्छा, ये जो चीज एक्चुअली ये वाला पॉइंट जो था, इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पर्सनल कंजम्पशन का केस क्या है? जैसे मिस्टर एक्स का ग्रोसरी स्टोर है, he procure rice, wheat and biscuits for being sold in its store. Out of inventory so purchased, जितना भी स्टॉक उसने उठाया बिजनेस के लिए, he gives 10 kg of each of rice and wheat to his wife for household use. बीवी को बोला जाओ अपना ही दुकान है लेके जाओ। ऐसा भाई ग्रोसरी वाले जिसका ग्रोसरी स्टोर है थोड़ी ना बाहर से जाएगा ग्रोसरी खरीदने, तो बीवी को बोला कि लेके जाओ 10 kg चावल लेके जाओ, 10 kg चीनी लेके जाओ, ठीक है। Being used for personal consumptions, ITC on 10 kg of rice and 10 kg of wheat is blocked. ये जो 10-10 20 kg का राइस और आटा में तुमने घर पे दे दिया ना, ये पर्सनल कंजम्पशन है, ड्राइंग से अकाउंट्स के भाषा में। ये जो अमाउंट है ना, इसके लिए जो जीएसटी तुमने पे किया ना, ये तुम गवर्नमेंट के जीएसटी पेमेंट के टाइम पे ये 20 kg पे तुमने जितना जीएसटी दिया, नॉर्मली 5% रहता है, ये जीएसटी नहीं मिलेगा, मैंने आईटीसी के रूप में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये पर्सनल कंजम्पशन है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई भी चीज पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करता है, उसके ऊपर जीएसटी उसको नहीं मिलता। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में और एक चीज आता है, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट, गुड्स, लॉस, स्टोलन एटसेट्रा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H में क्या चीज है सर? गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट, गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, लॉस्ट गुड्स, स्टोलन गुड्स, डिस्ट्रॉयड गुड्स, गुड्स दैट आर रिटन ऑफ। क्या कॉन्सेप्ट है? Not this one. मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ये भी ब्लॉक्ड आईटीसी का एक अनदर कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स इज नॉट अवेलेबल। माने कंपनी कई बार ऐसे नहीं करते हैं कि सैंपल देता है अपने प्रमोशंस के लिए। जैसे देखना घर पे पेपर आ रहा है, पेपर के बीच में तो कोई शैम्पू का सैंपल मिल गया, ठीक है। तुमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, बिल के साथ शैम्पू का पैकेट चिपका के दे दिया। या फिर कभी कभी घर पे कोई सेल्समैन आके भी तुमको सैंपल देके जाता है, ऐसा भी करता है, यूज करके देखिए, ठीक है। लोगों को अच्छा लगता है तो मार्केट में सेल बढ़ता है इस तरह। तो वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये तो उसका स्टॉक से तो निकल रहा है ना। तो वही चीज बोल रहे हैं कि आईटीसी ऑन रिस्पेक्ट ऑफ गुड दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स इज नॉट अवेलेबल। ऑल्सो आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन लॉस्ट गुड्स, स्टोलन गुड्स, डिस्ट्रॉयड गुड्स एंड गुड्स दैट आर राइट ऑफ, मैंने जिसको आप अपने स्टॉक से राइट ऑफ कर दिए। This is because principally ITC is available only for payment of tax on output. Output माने सेल्स, सेल के टाइम पे जो चीज हम परचेज सेल करते हैं उस पे जो जीएसटी क्लेम करते हैं उसके ऊपर ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। तो जो चीज मेरा स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो मैं किसी को बेचा नहीं। तो जो मैं बेचा नहीं और जो चीज मैं खरीद कर तो बिल्कुल लाया था लेकिन बेच नहीं पाया, तो मैं आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा? तो यही प्रिंसिपल काम करता है कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं तो मैं आईटीसी कैसे क्लेम कर सकता हूँ। क्योंकि आईटीसी क्लेम तो तब होता है जब मैं कुछ सेल करूंगा और उसी के बेसिस में परचेज के टाइम पे जो टैक्स था उसके ऊपर मैं आईटीसी क्लेम करता हूं। लेकिन यहाँ पर तो सेल ही नहीं हो पाएगा, लॉस्ट गुड्स कहां से सेल करेगा? हाँ, चोर से छीन के। इफ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई, ITC on inputs or input service, capital goods relating to such output supply is not eligible. Hence, ITC on gifts, free samples is blocked as no tax is payable on its outward supply. जब तुम सेल कर रहे हो तब भी तो तुम पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो तो जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे जब कोई कंपनी, जैसे मान की इमामी या फिर जैसे मान की क्लिनिक प्लस, ऐसे शैम्पू का पैकेट आता है, आजकल ये सब नहीं चलता है, कुछ नया बताना। मैं ओल्ड फैशन बात कर, हाँ, लॉरियल, ठीक है, लॉरियल का कोई शैम्पू का पैकेट आपको सैंपल के तौर पे दे रहा है, वो लॉरियल लगा के आपके सर पे गंजा पे बाल आ जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में देता है ना ऐसा, ठीक है। या फिर खुश्की होता है ना बालों में, वो नहीं आएगा, कंडीशनर, ठीक है, बाल एकदम, ठीक है। मानो मेरे जैसे लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, सिल्की बाल कहाँ से आएगा वो दुनिया देखेगा, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि ये जो भी सैंपल्स के थ्रू से ये दे रहा है, मेरे से तो कुछ पेमेंट नहीं ले रहा है, तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा तो जीएसटी भी नहीं दूंगा। नॉर्मली हम परचेज के टाइम पे जीएसटी देते हैं ना,
माल खरीदेंगे जीएसटी पे करेंगे। तो जब प्रोडक्ट ही नहीं परचेस कर रहा हूं मैं, तो जीएसटी कहां से? तो कंपनी को भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिंपल बात कर रहे हैं ना, फ्री सैंपल्स में या गिफ्ट्स में ब्लॉक्ड एज नो टैक्स इज पेबल ऑन इट्स आउटवर्ड सप्लाई। In case of lost, destroyed, or stolen or return of goods, IT is not available as these goods cannot be said to have been used for making of taxable supply. अब थोड़ी ना हम चोर से छीन के किसी को जाके बोलेंगे मेरे चोर के पास है, तुम चोर के पास से लेके ले लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दैट इज वाई ये पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? ब्लॉक्ड है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि गुड्स दैट आर राइट ऑफ, माने पहले तो वो चीज तुम्हारे दुकान के स्टॉक के अंदर था। राइट ऑफ का मतलब ऐसा होता है, हाँ, वो ऑब्सोलीट हो गया है, अभी तो वो स्टॉक बेच नहीं सकते। जैसे मानो एक्सपायर हो गया, ठीक है, अब एक्सपायर प्रोडक्ट तुम अपने स्टॉक में रखेगा ना, कंज्यूमर डिपार्टमेंट से आके तुमको उठा के लेके जाएगा। अगर मेडिकल कॉन्सेप्ट हो तो मारेगा कान के नीचे, मैंने मार भी खाएगा, जेल भी डाल सकते हैं, पेनल्टी भी ठोकेगा। ठीक है, ऑब्सोलीट हो गया तो राइट ऑफ कर लेगा। राइट ऑफ मैंने उसको स्टॉक नहीं दिखा सकते। अब आपके कंपनी के साथ आपका कुछ डील होता है, ऐसे याद आया, बोला तुमने तो इसलिए दिमाग में सब उल्टा सीधा ही आता है। ये पावरोटी होता है ना, पावरोटी ब्रेड, ठीक है, ब्रेड के दुकान में कभी खड़े रहना, नॉर्मल दुकान में, शोरूम में भी होता है बट नॉर्मल दुकान में देखना, डेली आता है, फ्रेश ब्रेड देता है, और जो पुराना ब्रेड होता है ना, वो लेके चला जाता है। फिर उससे क्या बनता है जानते हो? ब्रेड क्रम्ब बनता है, जिसको हम लोग नॉर्मली ये रास्किट बिस्किट्स बोलते हैं ना, ये ब्रिटानिया का भी आता है रास्क, और लोकल बेकरी का भी आता है, जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में बोलते हैं लेडुआ बिस्किट्स। हाँ, लोकल भाषा में तो उसको ऐसे लेडुआ बिस्कुट बोलते हैं। ठीक है, मैंने बेसिकली वो हार्ड होता है, ऐसे तो पावरोटी का ही हार्डर वर्जन है। ठीक है, तो इंग्लिश में लोग आजकल इसको रास्क रास्क करके बोलता है, ब्रिटानिया या बिस्पम थोड़ा उसको स्टाइल में इलायची इलायची देख के बहुत अच्छे से बनाते हैं। हम लोग तो ये चीज लोकल बेकरी का बचपन से जानते हैं, वो तो बाद में रस्क वगैरह है। लोकल बेकरी ये पुराना ब्रेड को आग में पूरा एकदम टाइट कर देता है, और तुम चाय के साथ खाओगे एकदम कड़क स्वाद आता है। ठीक है, तो ये पुराना ब्रेड यूज हो जाता है, डबल दाम में फिर रास्केट बन के आ जाता है। तो लेकिन पुराना ब्रेड अगर आप खाओगे, मानो आपका पेट सड़ गया, क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या रहता है, फंगस लग जाता है ना। तो वो एक्चुअली उसको तो बनाया जाता है कुछ ऐसा एक चीज यूज करके, उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, है ना, वो एक तरह का फंगी होता है। तो वो बाद में अगर वो टाइम लैप्स हो जाए ना, आपका पेट को दर्द करेगा, फिर लूज मोशंस करा देगा, बहुत कुछ कर सकता है, बेसिकली डायरिया हो सकता है। तो नॉर्मली वो लोग नहीं बेचेगा, वो कंपनी को दे देगा, कंपनी उसको आग में झलसा के उल्टा के फिर आपको फिर से खिलाएगा, और लो क्वालिटी केक भी बना देता है उससे, लो क्वालिटी केक। हाँ देखना वो, तो जो, हाँ लो क्वालिटी केक होता है उसमें, मैंने नॉर्मल ब्रेड में लो क्वालिटी केक आता है, मैं देखा हूँ मार्केट में, उसके अंदर वो सब वो क्या डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टूटी फ्रूटी वगैरह डाल के। ठीक है, नहीं बापूजी केक तो केक ही है, लेकिन एक तरह का और भी होता है, तो देखने में ब्रेड तरह स्लाइस ब्रेड तरह होता है। ठीक है, ऐसे तो ब्रिटानिया का एक बहुत सुंदर आता है, वो तो केक ही है, लेकिन कुछ लोकल होता है, बहुत सस्ता होता है, 5 टका में इतना केक मिल जाएगा तुमको, इतना। जो नॉर्मल रिक्शा वाला टाइप का होता है ना, वो लोग लेते हैं, देखा हूँ खाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने हम लोग जैसे लोग खाएगा तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, बट उन लोग खाएगा तो कुछ नहीं, उन लोग का स्पेशल रहता है सर, अलग ही बात है। हम लोग सब एसी में डीसी में रहने वाले लोग हैं ना। उन लोग सब, उन लोग का सब एसी है, सब डीसी है। मेरे जैसा लोग तो कहीं पर भी थोड़ा पानी चेंज हो जाता है, घर में आके पेट पकड़ लेता है। ठीक है, उन लोग का क्या है, कहीं से भी पानी पी लेगा, जो भी हो, समझ गए सर? हाँ, मतलब समझ जाओ, केस बहुत आसान हो जाएगा। सेल्फ प्रमोशन बोला ना, यही तो समझा रहा था। ठीक है, बस यही सब चीजें नॉर्मली यहीं से आता है, सेक्शन 17 से। एक लास्ट पॉइंट रह गया, ये आता है आपका क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एक पॉइंट पढ़ा देता हूँ सर,
घर पे जाके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होमवर्क के तौर पे दूंगा, एक बार गो थ्रू करके आना। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सुन ले, 5 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं। इसको बोलते हैं क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये आईटीसी का सेक्शन 18 में बोला गया है। इससे पहले भी आईटीसी का हम लोग 4 क्लास करे हैं, आज 5वां क्लास है। तो पिछले 4 क्लास में हम लोग आईटीसी रिलेटेड बहुत बातचीत की है, कैलकुलेशंस, यहाँ पर मैथ्स भी होता है, एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन ये ब्लॉक एरिया थोड़ा डिफरेंट है, और ये क्या है, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। माने आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट क्या करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। कैसे? मैंने नॉर्मली वो क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको दे देगा। मतलब आईटीसी, इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे आईटीसी ब्लॉक करेगा, अब 18 में बोल रहा है ब्लॉक नहीं, क्रेडिट दे देगा। सरकार का दिल बड़ा हो गया। Entitlement of ITC on input in stock and input content in finished goods or work in progress, and in last 2 cases in respect of capital goods, as well as at the time of registration or voluntary registrations. ये बहुत important area है। On coming into the regular tax paying status by existing compositions levy, on coming into tax paying status on account of exempt supply, becoming taxable supply for a registered person। समझाता हूँ कि कैसे ये क्रेडिट मिलता है। एक एग्जाम्पल देखोगे अभी समझ में आएगा। ऐसे इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये आईटीसी खत्म होगा, नेक्स्ट वीक से हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशंस। ये जो टॉपिक है ना, वो रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ऐसे रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि क्या दुनिया में जो भी लोग बिजनेस करते हैं, मैंने भारत में, क्या हर किसी को जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है? नहीं। जीएसटी में रजिस्टर करने का कुछ मैंने लिमिट होता है। अगर आपका टर्नओवर का लिमिट उस लेवल तक आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स। भारत के कौन से स्टेट में आप रहते हो उसके ऊपर, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो ये भी कहीं किसी किसी केस में, जैसे अगर एग्जेम्प्टेड है तो फिर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर टैक्सेबल है तो करना पड़ता है। और अगर आप स्टेट चेंज करते हो, मैंने आपका प्रोडक्ट इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, टर्नओवर अगर मीट ना भी करता है तो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके अंदर और भी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर एक चीज बोला है कि मानो कि जेट बिकम्स लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। माने इससे पहले उसका टर्नओवर, नॉर्मली इंडिया में क्या लिमिट है आपको मैं आइडिया देता हूँ। नॉर्मली इंडिया में कॉमन सेंस में 20 लाख और 40 लाख का लिमिट होता है। गुड्स का केस हो तो 40 लाख, सर्विस का केस हो तो 20 लाख। टर्नओवर लिमिट अगर आपका 20 लाख क्रॉस कर जाए, अगर आप सर्विस बेचते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर ओनली गुड्स बेचते हो तो 40 लाख तक लिमिट होता है, स्पेशली नॉर्मल स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पहाड़ी स्टेट्स के लिए थोड़ा सा अलग लिमिट होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसमें 11 स्टेट आता है, उस स्पेशल के अंदर भी कुछ और स्पेशल होते हैं, ठीक है। अब क्या करें, सरकार का नियम है, वो जब जो बोलेगा आपको वो याद रखना पड़ेगा। वो 11 में से 3 स्पेशल है और वो नॉर्मल की तरह ट्रीट होता है, वो तो नॉर्मल स्टेट। हाँ, बचा है 8 में, हाँ वो स्पेशल के अंदर आता है। मैंने बोलता है स्पेशल, माने बेसिकली जो स्पेशल है उसके लिए कभी कभी वो स्पेशल का जो नियम है वो फुल्ली लागू हो सकता है। जैसे आसाम, ठीक है, पहाड़ी स्टेट में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसे कुछ, अरुणाचल, अरुणाचल है तो स्पेशल, बट उसके ऊपर स्पेशल का सारा रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। तो जेड बिकम्स लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। तो उसका लायबिलिटी कब बना है? 1 अगस्त को। वो रजिस्ट्रेशन कब कर रहा है? 15 अगस्त को। ऐसे कुछ नियम है कि कितने दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, नहीं चाहिए। यानी लायबिलिटी होने के बाद, मैंने आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया तो आपको एक टाइम होता है, नॉर्मली 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने अप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या दिया कि जेड becomes liable to pay tax on 1 August and has obtained registrations on 15th August with effect from 1 August. जेड is eligible for ITC on inputs held in stock as part of semi-finished goods on finished goods held in stock as 31st July. जेड cannot take ITC on capital goods. माने 1 तारीख में उसका लाइबिलिटी आ गया, 15 तारीख को उसने रजिस्ट्रेशन किया, तो कहता है कि जेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एज पार्ट ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, माने जो कंप्लीटली नहीं हुआ है उसके पास, और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड एज इन स्टॉक एज ऑन 31st जुलाई। माने 31st जुलाई तक उसके पास जो स्टॉक है, और 1 तारीख से 15 तारीख तक उसके पास जो भी फिनिश्ड गुड्स है, यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स है, उसमें जितना भी उसने जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन इतना दिन तो वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं था,
लेकिन ये जो पीरियड के अंदर 31st तक अगर उसके पास कोई फिनिश गुड्स हैं 31 जुलाई के अंदर, और 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर अगर उसके पास कोई सेमी फिनिश गुड्स भी है, उसमें जितना भी जीएसटी पे करेगा, मैंने पे किया था, वो एज एन आईटीसी वो आगे से क्लेम कर सकता है। तो ये स्पेशल केस हो गया ना, वो तो कहीं पर भी नहीं था, वो तो रजिस्टर ही नहीं था, जो रजिस्टर नहीं होता वो आईटीसी क्लेम भी नहीं कर पाता। आईटीसी क्लेम उसी के लिए है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। तो बंदा इतना दिन रजिस्टर नहीं था तो आईटीसी तो क्लेम कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब रजिस्टर होने के बाद उसका ये सिचुएशंस बना रहा है कि स्पेशल कंडीशंस पे आपको क्रेडिट मिलेगा। ये अप्लाइज फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, मैं अपने पीछे खुद ही बैम्बू ले रहा है। ये अप्लाइज फॉर वॉलंटरी registrations on 5th June and obtain registration will effect from 22nd June. A is eligible for ITC on inputs held in stock as a part of semi-finished goods or finished goods held in stock as on 21st June. बट एक चीज है, दोनों केस में देखो कैपिटल गुड्स मैंने अगर कोई मशीन खरीदा है या कोई बिल्डिंग वगैरह बिजनेस पर्पस में लिया है, ऐसे तो बिल्डिंग में ब्लॉक है, बट मशीनरीज पे तो मिलता है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरीज। मशीन जैसे मानो तुम पिज्जा का दुकान चलाता है तो पिज्जा बनाने वाला जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स है, ठीक है। या फिर वो ओवन होता है ना, वो ओवन कैपिटल गुड्स है, मतलब जिस चीज से तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसको तुम बेचते हो वो कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स में जीएसटी आपको ब्लॉक करेगा, लेकिन जो स्टॉक है उस पर तुमको जीएसटी मिलेगा। लेकिन नॉर्मल केस में कैपिटल गुड्स में भी जीएसटी मिलता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल गुड्स वाला जीएसटी आपको नहीं देगा। लेकिन जिस चीज का तुम बिजनेस करने आए हो, मैंने पिज्जा बेचोगे तो जीएसटी लेके बेचोगे ना, पिज्जा लग्जरी खाना है ना, दाल चावल तो नहीं है। दाल चावल बेचने के टाइम पे नॉर्मल दुकान पे जीएसटी नहीं लगता, बट कोई भी बंदा नॉर्मल पिज्जा बना के बेचे जीएसटी उसको नॉर्मली लग जाता है, क्योंकि जीएसटी लग्जरी फूड में आता है, इताली से आता है ना। सर बनाते तो भारत में ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने सोच लिया ना इटालियन प्रोडक्ट है तो फॉरेन प्रोडक्ट ही होगा। मैंने एक्चुअली पिज्जा तो नॉर्मल दुकान में बिकता भी नहीं है, रेस्टोरेंट्स में ही बिकता है, इसलिए गवर्नमेंट सीधा अपना जगह बना लिया। बी ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वाज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये स्कीम थोड़ा सा मैंने चार्ज में बताया था। ऐसे कॉम्पोजिशन स्कीम का सिंपल मतलब कौन बताएगा? कस्टमर से टैक्स रिसीव नहीं कर सकते और वो लोग को खुद टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, जिसमें सिंपल रेट होता है 1-2% कुछ होता है। और बेसिकली ये लोग हम लोग से टैक्स नहीं ले सकते, कस्टमर से लोग किसी भी हाल में टैक्स नहीं ले सकते, ये लोग खुद आपके अपने पॉकेट से सरकार को टैक्स देना पड़ता है। वेरी गुड सर। कॉम्पोजिशन स्कीम का सिंपल मतलब ये हो गया कि दे आर लाइक अ स्मॉल बिजनेसमैन। ऐसे इनका रजिस्ट्रेशन का लिमिट हो जाता है, लेकिन ये लोग जीएसटी में रजिस्टर भी करता है बट एज ए कॉम्पोजिशन पेयर करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये अपने कस्टमर से, जैसे नॉर्मल हमारे आसपास में जितना दुकान होते हैं कॉमन लोकेलिटी में, जो बड़े बड़े शोरूम या शॉपिंग मॉल नहीं चलाते हैं, तुम देखना इनके पास तुम कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे ये तुम्हारे से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। एक कॉस्मेटिक दुकान में जाओ, सपोज वहां पर जाके तुम लोरियल पेरिस का कोई प्रोडक्ट खरीदो तो वो तुमसे जीएसटी नहीं मांगता है, लेकिन उसका टर्नओवर एनुअली क्रॉस कर जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इनको एक स्पेशल छूट दिया है, बोलते हैं ठीक है। क्यों? अच्छा क्यों छूट दिया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोकल लोग जीएसटी बिना देके ही चीजें खरीदना पसंद करते हैं, तो दुकानदार का क्या गलती। इसलिए दुकानदार को थोड़ा बैम्बू करता है, बोले भाई अगर आपको बिजनेसमैन में हिसाब रहना है और आगे जाके बिजनेस का बेनिफिट लेना है, बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप एक काम करो, रजिस्टर्ड बनो बट रेगुलर नहीं। कैसे बनो? कॉम्पोजिशन। इसमें आपको एनुअली एक पेमेंट करना पड़ेगा, 5%, 6%, 1%, डिपेंडिंग ऑन दी केस, जो मैं बाद में बता दूंगा आपको, या फिर जो पढ़ा है उनको पता है। बी a registered taxable person was paying tax under composition scheme up to 30th July, उसको करना चाहिए। However, with effect from 31st July, B becomes liable to pay tax under regular scheme। अब पहले वो composition डीलर था, अब वो क्या हो गया? रेगुलर में आ गया। रेगुलर माने अभी वो जीएसटी लेके ही, देके भी बिजनेस करेगा और लेके भी बिजनेस करेगा। मैंने पहले क्या था, नॉर्मल कॉम्पोजिशन डीलर का क्या, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, पर गवर्नमेंट के घर में देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, वो जीएसटी ले दे के दोनों में काम करेगा।
तो ऐसे केसेस में बी विल एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट सेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, वही 30 जुलाई तक जितना भी स्टॉक रहेगा या फिर जब से एलिजिबिलिटी बना है उसके बाद से जो भी फिनिश गुड्स रहेगा उसमें जितना आईटीसी वो पे करेगा वो उसको मिलेगा। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कैपिटल गुड्स में भी ये ले सकता है लेकिन 5% में रिड्यूस करके। ठीक है, मैंने पहले केस में हम लोग देख रहे थे कि कैपिटल गुड्स में नहीं ले पाएगा, बट इस केस में हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में भी वो ले सकता है। तो ये है सेक्शन 18 जो स्पेशल पर्पस में आपको आईटीसी क्रेडिट देता है। आप लोगों को एक छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सेक्शन 18 को प्लीज एक बार गो थ्रू करके आइएगा। बस यही एक पॉइंट है जो इस चैप्टर में मेरा बाकी है। यूटिलाइजेशन में पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सेक्शन 18 को एक बार गो थ्रू करके आओ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछताछ करके कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करके मैं सीधा रजिस्ट्रेशन में ही जाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये रजिस्ट्रेशन से बहुत लेना देना है, तो कनेक्टेड भी हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी रेडी हो जाएगा। और प्लीज आईटीसी रिलेटेड जिन लोगों का आईटीसी फुल्ली कंप्लीट हुआ है वो आईटीसी का सारा रिलेटेड चीजें, प्रोविजंस, एग्जांपल, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। मैं आईटीसी में एक टेस्ट रखूंगा। आप लोगों का जो टेस्ट में लिया था आपका कॉपी चेक हो गया है, बस तुम्हारा कॉपी चेक करना बाकी है। तो एक बार मैंने मैचिंग करके चेक करने में सुविधा होगा तो कल मिल जाएगा आपको। मार्क्स अच्छा नहीं हुआ कल कॉपी दे दूंगा। कॉस्ट का कॉपी तो चेक हो गया है, पेपर नहीं दिया था हमने, बाकी है बोला। तो फिर किसी किसी का शायद तेरा हो गया है, तेरा शायद हो गया है, देख रहा था मैं। ठीक है, चलो सर आज इतना ही है। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। सर बाय सर। Thank you, sir. Good night, sir. ओके सर, टाटा। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। सर, गुड नाइट सर। ओ अच्छा, फोटो दे दिया, बाद में लाकर प्लीज। नेक्स्ट दिन आके फोटो दे देना। ठीक है चलो, बाय। कल कंपनी लॉ का क्लास है ना शाम को। एक्स्ट्रा में अभी 2 ही चल रहा है सर।